वर्क्स अपॉन सोल, नॉट द फिजिकल बॉडी। क्या कभी कोई ऐसी रीडिंग थी जिसने आपको रात भर सोने नहीं दिया हो? बहुत ही क्लोज रिलेटिव या मैं बोलूँगी लव्ड वन, वो बहुत महीनों से बीमार थे और मैंने उनकी रीडिंग करी। आई कुड सी दैट एक न्यू बिगिनिंग है, तो यानी उनकी सोल की न्यू बिगिनिंग है। अब ये चीज़ ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया एंड नेक्स्ट डे वो खबर आई कि वो नहीं रहे। सोल बिगिनिंग का मीनिंग है कि मे बी द पर्सन कैन गो। सोल बिगिनिंग का मतलब यही है कि वो अपनी फिजिकल बॉडी छोड़कर नेक्स्ट जन्म में एंटर करने वाले हैं। वी कांट डिस्क्लोज बट वी प्रेडिक्ट करे तो उस पर कुछ इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट? हाँ, फिर टैरो आपसे कनेक्ट करना बंद कर देगा। टैरो इज अ डिवाइन टूल, यू हैव टू रिस्पेक्ट द लिमिटेशंस। ये जो कुछ चीज़ें हैं ना जो ईश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं, बेटा बेटी, लाइफ एंड डेथ, तो इसमें हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारी वैसे तंत्र टाइप की भी रेमेडीज बता देते हैं, कोई 2 लौंग इसमें बांध के रख दो या फिर ये पानी में बहा दो, तकिए के नीचे रख के सो जाओ, पर्स में डाल लो। और डराते बहुत है, तो एक वो फियर का बिजनेस भी क्रिएट कर रहे हैं। इसको मैं जेनेरिक से ज्यादा फिर डरावने टैरो रीडर्स की कैटेगरी में डाल दूंगी। टैरो से क्या ये पता लगाया जा सकता है कि उस रिलेशनशिप में पर्टिकुलरली जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या उसे सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? टैरो में अगर आ जाता है डेविल का कार्ड, वो बताता है कि आपका लव से ज्यादा लस्ट का कनेक्शन है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम या कार्मिक पार्टनर, फर्क क्या है तीनों में? वैसे ही राधा कृष्ण ट्विन फ्लेम है, और आज की तारीख में बोलूँ तो मिस्टर अमिताभ एंड रेखा जी ट्विन फ्लेम्स हैं। यू कैन सी कितनी शिद्दत से वो चाहती हैं किसी को। सामने वाले के मन में भी भाव हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है। अभी इंडिया में बहुत उथल पुथल चल रहा है बहुत सारी चीजों के लिए। हमारे कंट्री का कमिंग मंथ्स जो है अब इस साल के एंड तक, तो क्या प्रेडिक्शन आता है? कमिंग 6 months फॉर इंडिया। क्या हमारी लाइफ पहले से लिखी होती है या फिर हम अपनी डेस्टिनी को खुद भी लिख सकते हैं? लाइफ में वैसे तो बहुत शेड्स होते हैं, कुछ रोशनी के, कुछ अंधेरे के, और उन्हीं अंधेरों में छिपी होती हैं कई सारी कहानियां। और वो कहानियां आपके नजरिए को, आपकी सोच को बदल देती हैं, कहीं ना कहीं कुछ बातों पर सोचने को मजबूर भी कर देती हैं। जब लाइफ में कुछ कंफ्यूजन होता है और हमें ऐसा लगता है कि रिश्तों में सब कुछ उलझा हुआ सा है, करियर कहीं रुक सा गया है, कई चीज़ें हमें कुछ समझ नहीं आ रही है, हेल्थ में भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तब बहुत सारे लोग मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, तो कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो की तरफ जाते हैं। सवाल असली ये है कि क्या टैरो वाकई में हमें अपना फ्यूचर बताता है, या फिर टैरो जो है वो हमें एक गाइडेंस देता है पर्सपेक्टिव को लाइफ के समझने की। तो आज ऐसे ही पर्सपेक्टिव पे बात करने के लिए हमारे साथ है एक इंटरेस्टिंग गेस्ट, जिन्होंने नेट और सेट क्वालिफाई भी किया है। 20 साल से ज़्यादा वो अपने कॉलेज में एज अ केमिस्ट्री प्रोफेसर पढ़ा चुकी हैं, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने साइंस के लॉजिक और स्पिरिचुअलिटी के विजडम को जोड़ दिया, और उसके बाद उन्होंने अपने इनर कॉलिंग को भी सुना, और आज वो एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, आकाशिक रिकॉर्ड एक्सप्लेनर भी हैं, और वो एम्प्रेस टैरो की फाउंडर भी हैं। सो बात करते हैं प्रीति जी के साथ उन सभी सवालों के बारे में जो कि हमसे जुड़े रहते हैं और हमें नहीं मिल पाते। लेकिन आज हम सिर्फ टैरो की बात नहीं करेंगे, हम इंसान को समझने की कोशिश करेंगे, लव और कंपैटिबिलिटी पे बात करेंगे, स्पिरिचुअलिटी पे बात करेंगे, फेथ पे बात करेंगे, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पर जिन पर शायद बात करने से लोग कतराते हैं। सो वेलकम टू शेड्स ऑफ लाइफ प्रीति जी। प्रीति वासवानी जी हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। So nice to have you as my host and दोस्त। थैंक यू प्रीति जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें जैसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी से लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, या क्या दोनों कनेक्ट हो पाते हैं? आपने अपनी कॉलिंग में कैसे इस चीज़ को समझा? देखिए, साइंस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन लॉजिक, और हम उस लॉजिक पे और रिसर्च करते हैं और खोज करते हैं और उसका एक कॉन्क्रीट चीज़ निकालते हैं। वैसे स्पिरिचुअलिटी है समथिंग हिडन, ठीक है। बहुत सालों से अकल्ट साइंसेस के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो व्हाटएवर जिस भी चीज़ में हमें रिसर्च करनी पड़े, हम उसको फिर साइंस कहते हैं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को भी मैंने साइंस से ही जोड़ दिया, क्योंकि इसमें भी बहुत खोजी बनना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, और इन दोनों को जब मिक्स एंड मैच करके हम रिजल्ट्स निकालते हैं ना, तो आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो आई सपोर्ट बोथ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। एक देती है हमें इंट्यूशन, दूसरी देती है हमें लॉजिक, और ये दोनों ही मिलके आपका लाइफ पाथ तय करते हैं। आपने लाइक बहुत सारे लोगों की रीडिंग्स की हैं, तो क्या कभी कोई ऐसी रीडिंग थी जिसने आपको रात भर सोने नहीं दिया हो, कुछ ऐसा रहा जिससे परेशान कर दिया हो? हाँ सुचिता, हुआ ये था कि बहुत ही क्लोज रिलेटिव या मैं बोलूँगी लव्ड वन, वो बहुत महीनों से बीमार थे, और उनका जैसे ना सेमी कोमेटोज स्टेट में। नाउ व्हाट हैपेंड इज़ कि एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा ख़राब हुई, और मैंने उनकी रीडिंग करी। आई कुड सी दैट एक न्यू बिगिनिंग है। अब ये न्यू बिगिनिंग क्या है? टैरो वर्क्स अपॉन सोल, नॉट द फिजिकल बॉडी।
तो यानी उनकी सोल की न्यू बिगिनिंग है। अब ये चीज़ ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया, क्योंकि घर वालों को तो मैं यही कन्वे कर पाई कि जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, हमें एक्सेप्ट करना है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। लेकिन मैं नहीं सो पाई एंड नेक्स्ट डे वो खबर आई कि वो नहीं रहे एंड इट वाज लाइक हार्ट ब्रेकिंग एट द सेम टाइम। और क्योंकि वो मैं पहले से ही देख पाई थी तो वो मैं रात भर सो नहीं पाई। सो दैट वाज द थिंग, एक मेजर सोल बिगनिंग का मीनिंग है कि मे बी द पर्सन कैन बी गो। आप सोल बता बिगिनिंग सकते हैं का कैसे सोल किसी को? बिगिनिंग का मतलब यही है कि वो अपनी फिजिकल बॉडी छोड़कर नेक्स्ट जन्म में एंटर करने वाले हैं। तो क्या ये टैरो सब रीडर को ये अलाउड होता है कि वो ये चीज अलाउड नहीं, बता हम सके? नहीं बता सकते, हम देख सकते हैं बट वी कांट डिस्क्लोज। और ये बिल्कुल ही वर्जित होता है टैरो में, किसी की भी एज प्रिडिक्ट करना या बीमारी प्रिडिक्ट करना, दिस और जेंडर क्या होगा अनबॉर्न चाइल्ड का, ये सब हम बिल्कुल नहीं प्रिडिक्ट करते हैं। वी कैन सी दो बट और वी कोई वॉन्ट प्रेडिक्ट करे तो उस पर कुछ इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट? हाँ, फिर टैरो आपसे कनेक्ट करना बंद कर देगा। टैरो इज अ डिवाइन टूल, यू हैव टू रिस्पेक्ट द लिमिटेशंस। सो ये जो कुछ चीज़ें हैं ना जो ईश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं, बेटा बेटी, लाइफ एंड डेथ, तो इसमें हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सो जो भी मेरे पास आता है ना, मैम क्या मेरे नसीब में बेटा है, मैं बोलती हूँ कुछ लोग संतान तो ऐसा- मैं बता दूंगी संतान बता सकती हूँ, बेटा बेटी सब ईश्वर ने, कुछ चीज़ें उन्होंने अपने हाथ में रखी हैं, कुछ सोच के रखी होंगी, प्रकृति के नियमों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। सी 2026 में लेकिन ऐसे सवाल पूछने वाले लोग आते हैं आपके पास कि बेटा या बेटी? हाँ, और ये जेंजी वाले जिनकी अभी नई नई शादियां हुई हैं तो पूछते हैं कि मैम, जेंजीज? जी जी Seriously? जी मैम हमें तो बेटा ही चाहिए, एक ही संतान करनी है, बेटा ही करना है, अब आप बताइए क्या तरीका है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत परेशान करती हैं। माय गॉडनेस, मतलब बहुत स्ट्रेंज है वैसे ये डेफिनेटली, जैसा ऐसे जो सवालों का आना, जैसी वो भी कंडीशनिंग Gen Zs है के वो साथ वैसे ही में। क्वेश्चंस पूछेंगे, या हो सकता है उनके ऊपर दबाव हो। हम Maybe. बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं हो सकते नहीं, हाँ, इस बारे जजमेंटल में। नहीं, मतलब काइंड ऑफ अ शॉकर। या क्योंकि हम it is. जैसे बात करते हैं यंग जनरेशन की कि वो तो बहुत ब्रॉड माइंडेड है, बहुत चीज़ों को लेके बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है पिक्चर उनके माइंड में कि क्या प्रैक्टिकल है। तो उस केस में थोड़ा ऐसा जानना, जजमेंट Yeah, तो that is डेफिनेटली हम नहीं an करेंगे। eye opener for me also, कि एक हेल्दी संतान से बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। तो आपके हिसाब से फिर टैरो सिर्फ फ्यूचर बता सकता है या फिर आपके लिए एक गाइडेंस पाथ की तरह काम करता है? एग्जैक्टली क्या है टैरो ना एक्चुअली पॉसिबिलिटीज बताता है आपको, ठीक है, वो मिरर ऑफ योर सबकॉन्शियस होता है। आपका सबकॉन्शियस कितने लाइफ टाइम्स जी चुका है, ठीक है, तो वो मेमोरी उसके पास स्टोर्ड है। अब वो जब आप क्वेश्चन पूछोगे वो पूरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर खंगाल के आपको पॉसिबिलिटीज बताएगा। वो ये नहीं बताएगा कि आपकी लाइफ में अब ये ही होने वाला है। पॉसिबल चीजें हैं, जैसे मैंने बोला था सोल की न्यू बिगिनिंग, पॉसिबिलिटी है कि वो अपना शरीर त्याग देंगे, ठीक है, तो वैसे ही ये हमें पॉसिबिलिटीज बताता है, आपको गाइडेंस देगा। आपको मैं 3 चीजें बताऊंगी कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी, फिर वो आपके डिसीजन पे मैटर करेगा कि आप कौन सा रास्ता लेते हो और वो कितना आपके लिए सफल बैठता है। सो इट इज़ अ गाइडेंस टूल। इसको बहुत सारे लोग प्रिडिक्टिव टूल मानते हैं, वहीं पर आकर वो फेल भी हो सकते हैं। तो मतलब हमारी चॉइसेस भी उतनी इम्पोर्टेंट है Definitely. जितनी कि आपकी टैरो की रीडिंग जो निकल कर आती है उस पे। योर फ्री विल 30% वही मैटर करता है, ठीक है, आपको गाइडेंस दे दिया, आपने उसको किस तरह लिया, आपने कितना इम्प्लीमेंट किया। सही तरह टैरो से आपके हुआ। लिए कर्म नहीं करेगा, टैरो आपको गाइडेंस देगा। यू मेक योर ओन डेस्टिनी, यू टेक गाइडेंस एंड मेक योर ओन डेस्टिनी। कुछ लोग टैरो के लिए कहते हैं कि अंधविश्वास भी तो है, कार्ड तो कोई भी निकाल लेगा, मैं भी खोलूं उसको और निकालूं तो कार्ड की रीडिंग तो कुछ भी आ सकती है, कैसा भी कार्ड आ सकता है। तो फिर तो आपको देखिए, क्या लगता है इतने टाइम के एक्सपीरियंस के बाद? हाँ देखिए, टैरो को मैं अंधविश्वास नहीं कहूंगी, और जो कहते हैं मैं उनको रिस्पेक्ट भी करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। टैरो आप बाजार से, अपना अपना, हाँ, अपना अपना नजरिया है। आप ले लो कार्ड्स, बाजार से लेकर आओ, उसके साथ अपने क्वेश्चंस निकालो, आंसर्स निकालो। टैरो नहीं कनेक्ट करता है। जब तक आप टैरो के साथ कनेक्ट ना हो, आप स्पिरिचुअल ना हो जाओ, मेडिटेशन ना करो, आप कार्ड्स को पढ़ो नहीं, टैरो आपसे कनेक्ट नहीं करेगा। वो आपको उल्टे सीधे कार्ड्स आते रहेंगे, एब्सर्ड चीजें, वो आप रीड भी नहीं कर पाओगे। तो टैरो इज एक्चुअली अ साइंस, आपको इस पे खोज करनी पड़ती है, इसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है और इसको अपनी एनर्जी देनी पड़ती है, तब वो आपकी बात सुनेगा और आपको आंसर्स देगा। तो मतलब कुछ एनर्जी फ्लोट करती है और उसमें मैंने पढ़ा कि इनके कार्ड्स के मीनिंग तो बहुत अलग अलग होते हैं एक ही कार्ड के, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस तो सब इंसान के अलग है। अब मेरा विनिंग अलग है, आपका अलग है, और किसी तीसरे इंसान का अलग है, जो हम शूट कर रहे हैं उनका अलग है। जी जी। तो फिर वो ही रीडिंग को कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं, कैसे उसको अंडरस्टैंड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक कार्ड है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस अगर मुझसे कोई पूछे कि मैम मेरा जॉब अब कैसा चलेगा, क्या मैं ऐसे छोड़ दूं, और हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ गया, तो मैं बोलूंगी नहीं, रुक जाओ। हाई प्रीस्टेस मीन्स तुमको एक हाई पोजीशन यहाँ मिलने वाली है, सो यू कैन वेट फॉर अ वाइल, और आप इसी में लगे रहो। लेकिन अगर रिलेशनशिप में आए कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है और हाई प्रीस्टेस आ गया, दैट मीन्स द पर्सन इज मिस्टीरियस,
वो आपसे चीज़ें हाइड कर रहा है, वो आपका ट्रू लवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें वो अपने अंदर दबा के रखता है, आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है आने वाले टाइम में। तो थोड़ा सा इसको और परखो अभी। इस तरह से कार्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ योर लाइफ। कई बार लोग कहते हैं कि जो टैरो है वो एक बर्नम इफेक्ट ही है केवल, तो ऐसा है ट्रुथ और मिथ? होता क्या है कि जब हम लोग जेनरिक रीडिंग करते हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे, लोगों को लगता है अरे ये मेरे लिए ही है, मैम आप तो बिल्कुल मेरे लिए बोल रही हैं। हाँ वही। तो उसी को लोग बार्नम इफेक्ट कहते हैं कि हाँ भाई सभी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि रेजोनेट हो रहा है। वो होता है क्योंकि कुछ पेन्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, ठीक है। आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर फीलिंग एग्जॉस्टेड इन द वर्ल्ड, वो उनके साथ रेजोनेट कर गई। लेकिन जब आप रूबरू बैठोगे, मेरे साथ बैठोगे, तब मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट करूंगी, कार्ड्स आपके साथ कनेक्ट करेंगे, देन आपकी रियल ब्लॉकेजेस और उसका पाथवे पता चलेगा। तो ये बर्नम इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल जिसकी एनर्जी से हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जेनरिक टैरो रीडिंग्स आपको सूट कर जाएंगी, बट आपको अपना पाथवे निकालने के लिए एक पर्सनल रीडिंग लेनी बहुत जरूरी है। तो जेन्युइन रीडर की तरह से आप ये डिफरेंस कैसे कर पाते हैं? जैसे आपने अभी उस कार्ड के बारे में बात की, तो अब जॉब तो अलग अलग फील्ड में कर रहा है बंदा, एक कॉर्पोरेट में कर रहा है, एक मार्केटिंग है, या फिर एक बिल्कुल ही मान लीजिए मीडिया में है, या फिर कोई बहुत वैसा जॉब है जैसे डिलीवरी बॉय है। तो फिर वो प्रमोशन और उसको डेफिनेशन कैसे सिमिलर होगी? 3 अलग अलग लोग हैं, मान लो उनके न्यूमेरिकल नंबर भी सेम है। हाँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्वेश्चन। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे ये कार्ड हमारा आपका सेम कार्ड निकला, लेकिन तीनों के फील्ड अलग है काम करने के, हाँ हाँ और न्यूमेरिकल नंबर्स भी अलग है, लेकिन हाँ। कार्ड तीनों का सेम निकला मान लीजिए रीडिंग में। हाँ तो जी। फिर उसके हम चीज को कैसे डिफाइन कर पाएंगे? तो उसका जो एरिया ऑफ वर्क है, जैसे आपने बोला डिलीवरी बॉय, और उसके लिए आया एस ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है तुम्हें दूसरी कंपनी में जॉब मिल जाए जहां पर फिर से हो सकता है बेटर तुमको पैसा भी मिले, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स इज अगेन पैसे का कार्ड, ठीक है। वही कार्ड अगर आ गया किसी सीईओ का, यानी कि उसको कोई नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, उसकी कंपनी ग्रो कर सकती है। वैसे ही अगर किसी टीचर के पास ये कार्ड आ गया तो मे भी तुमको हायर क्लासेस मिल सकती हैं, तुम्हारी सैलरी बढ़ सकती है। सो इस हिसाब से हम उसका पहले जान लेते हैं क्या प्रोफेशन है, फिर उस कार्ड को उसके हिसाब से बता सकते हैं। एक जेनेरिक रीडर और जनरल रीडर में एक फर्क करना हो तो कैसे पता लगाएंगे? बहुत सारे जेनेरिक रीडर्स हैं यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि जो Without होता वेबिनार वाले क्लासेस कर भी आज मैंने क्या सीखा और आई जस्ट स्टार्टेड मेकिंग द वीडियोस, तो होता है ये ऐसा, बंदा कैसे अपना फॉलो शौक है। कर रहे तो कैसे डिफरेंस करेगा जेनेरिक और जेन्युइन रीडर में? हाँ जी, बहुत आसान है। देखो, जो जेनेरिक रीडर्स होते हैं ना, उनकी वोकैबुलरी ही बहुत लिमिटेड होती है। आपकी न्यू बिगिनिंग है, आपका पैटर्न टूट रहा है, नई शुरुआत है, खुश हो जाइए, हैप्पी चेंजेस आर कमिंग। आप उनकी हर रीडिंग में देखो, इसके अलावा उनको चौथा पांचवा वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। ब्लॉकेजेस भी वो उतना ही बता पाएंगे, अरे टॉक्सिक पैटर्न है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात, डराएंगे बहुत कि आपके ऊपर ये वाली दशा चल रही है या आपके ऊपर ये वाला जादू हो सकता है, वो लेडी आपके ऊपर आंख रखी है, ऐसे खतरनाक। वो रीडिंग का ना टाइटल ही ऐसा बना देंगे, वो कौन है जिसकी नजर आप पे है, तो लोग जरूर उसको क्लिक करेंगे, देखेंगे। तो कोई लेडी है जिसका अल्फाबेट ये है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और मुझे तो ये लोग फिर जेनेरिक या फिर थोड़े से इमेच्योर लगते हैं, बिकॉज इतना आप करेक्टली नहीं बता सकते, राइट। सो जेनेरिक या इमेच्योर टैरो रीडर वैसा होता है। और जेन्युइन जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि किसी एक ही टॉक्सिसिटी पैटर्न पे ही लगा रहे, ठीक है। वो आपके लाइफ के हर स्फेयर से प्रॉब्लम निकाल के बताएगा और उसका सोल्यूशन भी आपको बताएगा। हाँ, क्योंकि जैसे कि एंजल कार्ड वाला होता है, बहुत लोगों का रहता है कि वो एक कॉमन कार्ड के लिए बात करते हैं, तो वो फिर सब पे कैसे फिट बैठ सकता है कि मैंने भी ये चूज किया तो मेरा भी वही है, मेरे जैसे 4 और ने भी चूज किया वही मेरा भी वही है, वो कैसे हमें पता चलेगा? तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि एंजल कार्ड्स जो होते हैं वो जनरली आपके दिमाग में चल रहा है कि आज मेरी बेटी का एग्जाम कैसा जाएगा, ठीक है। मेरे दिमाग में चल रहा है कि आज समझ लीजिए कि कोई हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आ गया, वो हमने अपनी अपनी सिचुएशन पे खुद फिट बैठाया है। टैरो रीडर ने नहीं बोला आपको कि ये आपके ऊपर फिट ही बैठ जाएगा, राइट। वो आपने अपने ऊपर लिया। सो दैट इज योर थिंग, आप उससे कितना कोरिलेट कर पाते हो ये आपकी बात है, उसमें उसकी भी कोई मिस्टेक नहीं है। और हाँ, जहाँ तक आपने जेनेरिक रीडर्स की बात बताई थी, वो कई बार अपनी रेमेडीज भी बेचने की कोशिश करेंगे आपको कि मुझसे ये एक्सपेंसिव रेमेडी ले लो, इसका इलाज ही मेरे पास है, कहीं और जाओगे तो ये हो जाएगा ये, और डराते बहुत है। तो एक वो फियर का बिजनेस भी क्रिएट कर रहे हैं। इसको मैं जेनेरिक से ज्यादा फिर डरावने टैरो रीडर्स की कैटेगरी में डाल दूंगी। मतलब उनकी बात सुन के लगता है कि अरे जो रेमेडी उन्होंने नहीं बोली, अगर कोई बंदे का मान लीजिए वो मिक्सिंग करके बोल रहे हैं न्यूमरोलॉजी और टैरो को, तो लगता है अगर नहीं करे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कई लोग फिर करने भी लगते हैं। तो कितना सही है ऐसी बताई हुई रेमेडीज को करना
जो कि आपको ठीक से करना नहीं आता है, आपने सिर्फ सुन के उसे अप्लाई कर दिया है, तो वो नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है फिर? रेमेडीज नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं डालती हैं, बट आपका टाइम वेस्ट करती हैं. वाई नॉट गो टू अ जेन्युइन टैरो रीडर? अपनी स्पेसिफिक रेमेडी पूछो, वो करो, आपके ऊपर वर्क करेगी. आप जनरल रेमेडीज, बहुत सारे लोग हैं बताएंगे कि अमावस्या है आज ये कर लो. हाँ, बहुत आपके ऊपर आता है। क्या फिट बैठ रहा है? नॉन आपको वो स्टॉप भी तो पता है. नॉन स्टॉप वीडियोस आएंगे. अभी जुपिटर रेट्रोग्रेड जाने वाला है, अरे ये राशियां बड़ी सफर करने वाली हैं. ठीक है, तो उसका कोई तोड़ भी तो होगा. आप जाके अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछो, वो आपको तोड़ बताएंगे. लेकिन हर चीज आपको स्क्रीन से लेनी जरूरी नहीं है. दैट विल क्रिएट क्लटर इन योर माइंड, और आपका नर्वस सिस्टम भी खराब हो जाएगा. हमेशा एंग्जाइटी में रहेगा, पता नहीं अब क्या होने वाला है. क्योंकि बहुत सारी वैसे तंत्र टाइप की भी रेमेडीज बता देते हैं, कोई हाँ. 2 लौंग इसमें बांध के रख दो, या फिर ये पानी में बहा दो, तकिए के नीचे रख के सो जाओ, पर्स में डाल लो. सो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है वाकई में, या उल्टा हो जाता है अगर आपके लिए वो सुटेबल है ही नहीं? तो फिर नहीं, उल्टा नहीं होता. लेकिन मैं यही बोलूंगी कि आपका समय खराब होता है, आप चीजें जुटाओगे, आप वो चीज करोगे, फिर वो इफेक्ट नहीं आएगा. फिर आप बदनाम करोगे कि एस्ट्रोलॉजर्स जो बोलते हैं वैसा होता नहीं है. सो इट्स बेटर टू गो फॉर अ पर्सनल सेशन रेदर देन रिलाइंग अपॉन द जेनेरिक थिंग्स. कोई क्लाइंट आया ऐसा आपके पास जो ऐसी रेमेडीज से परेशान हुआ हो, किसी को फॉलो करके, और फिर उसने आपको कहा कि अब आप मेरा उद्धार कर दीजिए? आई विल टेल यू. बहुत प्यारी लड़की है, दुबई में रहती है. बहुत ही, एक बोलते हैं ना, एक रिश्ता दिल का जुड़ गया है. वो बोलती है आप मेरी फैमिली हो. ठीक है. एंड शी वॉज डूइंग वेरी वेल टिल लास्ट ईयर. पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही उसका डाउनफॉल आया. तो वो बहुत सारे टैरो रीडर्स के पास जा चुकी, फिर अल्टीमेटली वो मेरे पास आई. बोली कि मैम, दैट लेडी स्कैर्ड द हेल आउट ऑफ मी, क्योंकि उसने मुझे अपने सेशन में बिठाया और होम हीम क्लीम 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 कुछ कुछ बोल रही थी वो. और कहती मैं इतना डर गई कि ये क्या हो रहा है. और उसने फायर एलिमेंट इन्वोक किया हुआ था, अगरबत्तियां जलाई हुई थी, अंधेरा किया हुआ था. इतना सब करने के बाद ना वो डर ज्यादा गई. और अब आप देखो उसका मेंटल स्टेट खराब हो गया. पहले तो वो फिर भी थोड़ी पॉजिटिव थी. उसको उस लेवल पे, इक्विलिब्रियम पे लाने में मुझे 3-4 सेशंस लग गए, है ना. तो मैंने कहा कि देखो, ये सब चीजें जब आप खुद करो तो वो आपके, आप किसी से करवा रहे हो, वो आपके ऊपर ऐसे तंत्र मंत्र कर रहे हैं. कई बार आपकी एनर्जी नहीं एक्सेप्ट करती उस चीज को, फिर आप और ज्यादा डाउन चले जाते. तो ऐसी चीजें भी मत करो जो आपको महंगी रेमेडीज, 30,000 दिरहम कुछ मांगे उन्होंने उस रेमेडी को करने के लिए. सो उसके बाद वो ज्यादा ही परेशान हो गई. देन शी केम टू मी एंड थोड़ी सी रिलैक्स हुई है, मैं बोलूंगी. उसको बेबीइंग करनी पड़ती है मुझको उसके कांटेक्ट में रहना पड़ता है. तो नाउ शी इज डूइंग, इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेगी, मुझे ऐसा लगता है. अब तक जैसे मैंने पहले कभी भी जब भी देखा है, अब तो इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा फेमिलियर से लगता है टैरो कार्ड रीडर्स, लेकिन जैसे पहले मूवीज में दिखाते थे, वो जो आपने बोला ना ग्लोब है और अगरबत्ती और वैसा सब सिचुएशंस वाला था, और आप जैसे केमिस्ट्री प्रोफेसर रही हैं इतने साल तक, तो कैसे मतलब आपका ये टर्निंग पॉइंट हुआ, केमिस्ट्री प्रोफेसर टर्निंग टू द टैरो रीडर एज प्रोफेशन? इसके पीछे एक थोड़ी सी कहानियां हैं. बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं ना, तब आप जाके कोई ऐसा डिसीजन ले पाते हो कि ये चीज़ अब मुझे चाहिए नहीं लाइफ में. मैं बहुत हार्श और क्रिटिकल नहीं होना चाहती, बट 2020 में मैंने अपना कॉलेज चेंज करके आई जॉइंड समवेयर एल्स, और तभी कोरोना आ गया. ठीक है. कोरोना में हर जगह हाहाकार मची हुई थी, बट हमारे स्कूल में इम्पोर्टेंट ये था कि बच्चे की फीस आ रही है या नहीं. ठीक है. और उसके लिए वो लोग नहीं कॉन्टैक्ट करेंगे, द क्लास टीचर हैज़ टू कॉन्टैक्ट. और ये चीज़ मुझे इतनी नागवार गुजर रही थी. बीइंग एन इंडिपेंडेंट पर्सन, मैंने जिंदगी में किसी से पैसे नहीं मांगे. एक तो अपनी आत्मा को खत्म करके मैं पैसे मांग रही हूँ, और किससे मांग रही हूँ? जिसके घर में लोग बीमार पड़े हैं, अफरा तफरी मची हुई है चारों तरफ, कुछ लोगों के घर बिक रहे हैं, और मैं उनसे कह रही हूँ स्कूल की फीस तो देनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चा टेस्ट नहीं दे पाएगा. इट वॉज सच अ पेन. और दूसरे दिन जैसे टेस्ट होता था, उस बच्चे को जैसे टीम्स पे पेपर स्केड्यूल किया जाता था, उस बच्चे का नाम नहीं होता था जिसने फीस नहीं दिया. बीइंग अ क्लास टीचर मुझे रोना आता था कि ये 40 बच्चे मेरे हैं और मैं इनके साथ इतना अन्याय नहीं कर सकती हूँ. और मैं कोऑर्डिनेटर से बोलूँ भी तो दे टर्न्ड अ डेफ ईयर, ये तो डायरेक्टर का फरमान है. आई डोंट वांट टू नेम दैट स्कूल, बट वहाँ पर मेरी आत्मा जब मुझे लगा कि ख़त्म हो रही है, मैं श्रिंक कर रही हूँ बिकॉज पैसा कमाना है मुझे, तो ये मैं काम नहीं कर पाऊंगी. एक तो ये था. उस समय तो मैंने नहीं छोड़ा. उसके बाद मेरे घर में इमरजेंसी हुई, तब ये था कि आप छुट्टी नहीं ले सकते, ये वो. तब भी मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं अपनी लाइफ की हकदार नहीं हूँ जो मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी. ये था. फिर अपने कॉलेज गई तो वहाँ पर भी ना पोस्ट करो ना, टीचर्स को ना डेटा एनालिस्ट ज़्यादा मान लिया गया है. उनकी एक फ्रीडम ले ली गई है. कॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ, स्कूल की भी बात कर रही हूँ, कि वहाँ ना टीचर्स को एक ही लीक पे पढ़ाना है. सारा जो एक लेसन प्लान दे दिया, वो 36 टीचर्स वैसा ही पढ़ाएंगे. जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो 10 टीचर्स वैसा ही पढ़ाएंगे. वो चीज़ मुझे बड़ी नागवार गुजरी कि हमारी क्रिएटिविटी खत्म, हम क्या रोबोट्स हैं. सो ये 3-4 चीज़ें थी जो कुल मिला के. फिर डेटा डेटा डेटा, मैंने कहा इतना डेटा मैं क्या करूँगी, बना के भी वो वेस्ट ही हो रहा है. व्हाट इज दिस ऑल हैपनिंग. सो टीचर मेरे अंदर का मर रहा है
और क्लर्क जाग रहा है, ये मैं नहीं कर सकूंगी। फिर मैंने धीरे धीरे सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो हमेशा से न्यूमरोलॉजी पैशन रहा है, टैरो में धीरे धीरे आई। देन आई थॉट कि चलो साइड प्रोफेशन लिया, फिर उसको फुल टाइम ही ले लिया। सो टर्निंग पॉइंट्स बहुत सारे थे। अल्टीमेटली एक डिसीजन लिया कि अब नहीं कर पाऊंगी, टीचर की स्थिति अब बहुत खराब हो चुकी है। आपके 3 टर्निंग पॉइंट रहे। आप पहले कॉलेज में पढ़ा रही थी, फिर आपने कॉलेज से स्कूल मूव किया, क्यों? स्कूल मूव किया कि चलो अपनी कंफर्ट जोन तोड़ के देखते हैं कि पढ़ा पाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चों को या नहीं, या बीएससी एमएससी तक ही अब रह गया मेरा ज्ञान, वो पीछे वाली भी चीज़ें मुझे याद हैं या नहीं। तो टॉप मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, इसलिए मैंने ज्वाइन करा और कम से कम 6 राउंड वहाँ इंटरव्यू के देकर तब मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन उसको छोड़ने में मैंने एक दिन नहीं लगाया, बिकॉज जब आत्मा घायल होती है ना तो बंदा वो भी कर जाता है, भले मुझे उसके लिए मुझे पैसे देने पड़े कि मैं छोड़ रही हूँ। 3 महीने की सैलरी ये रखी है आपकी, आई कांट डू इट एनी मोर। दे विल रिग्रेट ना कि उन्होंने आपको लीव कर दिया। नहीं, हर चीज अच्छे के लिए होती है, मुझे लगता है Actually, वो भी आना बहुत जरूरी था, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कहाँ जा सकते हैं आगे लाइफ में, और मैं क्या बर्दाश्त कर सकती हूँ। इतनी चोटें मैं नहीं, मैं एक ह्यूमैनिटेरियन हूँ, सारे बच्चे मेरे अपने हैं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि किसी एक बच्चे को टेस्ट पेपर भी ना दिया जाए। आप एक तरफ बात करते हो कि बच्चे को सेफ स्पेस देनी चाहिए, आपने उसकी इंसल्ट कर दी पूरी क्लास में, सभी को पता है कि फीस नहीं दी है पेरेंट्स से, तभी इसको पेपर दिख नहीं रहा। मैम आई एम नॉट एबल टू सी द पेपर। मेरा दिल ऐसा जोर बच्चा ही है ना, वो उस चीज को तो मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन वो दूसरे बच्चों के सामने ह्यूमिलेट भी हो रहा था। एंड देन ही वाज कमिंग इनटू डिप्रेशन। देयर वाज वन पर्टिकुलर चाइल्ड, तो मैंने, मेरे ब्रदर ने, हमने उसकी फीस करी। फिर ये करना पड़ता है, मैं नहीं देख सकती इस तरह से। फिर जब हम किसी की ऐसे मदद करें तो भगवान हमारी मदद करता है, रास्ते अपने आप खोलता है रास्ते। तो आपको क्या लगता है कि फिर टैरो ने आपको चुना या आपने टैरो को चुना? कोई भी डिवाइन विद्या होती है वो आपको चूज करती है। आप कौन होते हो किसी को चूज करने वाले? लाइफ में कुछ ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे, कुछ ऐसे रिजेक्शंस थे, कुछ ऐसी स्थितियां थी जिनसे मैं आज तक टर्म्स पे नहीं आ पाई थी। तो टैरो ने मुझे काफी हद तक हील किया। टैरो ने मुझे आंसर्स बताए, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे मेरा क्या बेनिफिट था, और अब मेरी जर्नी आगे कैसे रहेगी। सो ये सब मुझे जब टैरो ने बताना, मैंने भी जेनरिक टैरो रीडर्स को सुनना शुरू किया था। एक टाइम ऐसा था कि मैं ऑन लूप सारे टैरो रीडर्स को सुनती रहती थी, अब इसकी आने वाली है, अब इसकी रीडिंग आने वाली है। फिर धीरे धीरे लगा मैं इतने लोगों को सुनती हूँ, इतनी अपनी खुद की रीडिंग्स करा रही हूँ, व्हाई नॉट लर्न दिस साइंस एंड बिकम अ रीडर। फिर वो काम करा। तो आपने फिर प्रॉपर सर्टिफिकेशंस के? हाँ, प्रॉपर सर्टिफिकेट, और एक जगह से नहीं लिया, 3-4 जगह से लिया, जब तक अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि नाउ आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। अगर एक टैरो कार्ड के बहुत सारे रीडिंग्स होते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशंस एंड एवरीथिंग, आई सच फ्यू थिंग्स, थोड़ा सा नॉलेज, तो उसके हिसाब से काफ़ी कुछ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता होगा कि किसी की रीडिंग कभी गलत निकल भी सकती है। ऐसा हुआ? रीडिंग्स ना उनकी ज़्यादातर मैच नहीं करती जो लोग मेरे पास बहुत एंग्जाइटी में आते हैं। जो लोग एक के बाद एक क्वेश्चन, दे आर नॉट वेटिंग फॉर माई आंसर ऑल्सो, एक के बाद एक क्वेश्चन, इतना ज़्यादा वो ना एक बोलते हैं कि ऐसी हेवायर स्टेट में होते हैं, तो उनकी जो भी रीडिंग आती है ना वो उतने अच्छे से रेजोनेट भी नहीं कर पाती है। इसलिए मैं उनको बोलती हूँ पहले डीप ब्रीदिंग लो, 10 मिनट आराम से लो, सोचो कि तुम्हें क्या पूछना है, उसको क्रोनोलॉजिकली सेट कर लो, फिर हम बात करेंगे। तो मैं रख देती हूँ कॉल, क्योंकि मेरे ऊपर नाम नहीं आना चाहिए कि मैम आपकी रीडिंग खराब जा रही है। सो एंग्जाइटी वाले लोग और जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैम ने चाहे मुझे 3 रास्ते बताए हैं पर मैं चौथा ही चूज करूंगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज हम बताते हैं, वो कोई और पॉसिबिलिटी, वो उनका फ्री विल है, अपनी चॉइस। हाँ, तब भी उनके पास रीडिंग वो जमती नहीं है उनके साथ कि भले ही आपने बता दी पॉसिबिलिटीज, लेकिन मेरी चॉइस मेरी है, तो मेरी चॉइस मेरी है। ऐसा 9 नंबर और 1 नंबर वाले बहुत करते हैं। नहीं, एक नंबर वाले नहीं करते हैं। आप डबल 1 हो, आपकी बात अलग है। हाँ, मतलब बाकी तो नहीं पता, पर आई एम आल्सो नंबर 1, तो आई कैन से कि इफ वी ट्रस्ट समवन वी विल फॉलो देयर एडवाइस। समटाइम्स इट हैपेंस कि अगर आपका ना सूर्य वीक है तो आप ईगो में आ जाते हो। जैसे डबल 1 है आपका, हो सकता है कहीं और से भी 1 आ रहा हो, मैंने फुल डेट ऑफ बर्थ अभी एनालाइज नहीं करी है, तो जहाँ भी सूर्य वीक हो जाता है तो बंदा ईगो में भी चला जाता है कई बार। और 9 नंबर वाला तो होता ही सेनापति है, भाई जो समझ में आ रहा है हमें तो वही करना है, भले ही कोई कुछ भी हमें बता दे। टैरो के लिए कई लोगों के साथ एक मिसकंसेप्शन भी है कि टैरो करवा लेंगे तो क्या पता फिर उसमें कुछ निकल गया तो बुरा ही होगा, मतलब ऐसे लोगों के थॉट्स भी होते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ये मिथ है या फिर सही है, हो सकता है? सुचिता, मैं ऐसे लोगों को बड़ा रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मैं एक ही चीज बोलूंगी कि जी आपको बुखार है, ठीक है, आप थर्मामीटर से चेक ही तो कर रहे हो कितना बुखार है, थर्मामीटर लगाने से तो आपको बुखार नहीं हो रहा ना। वैसे ही टैरो एनालाइज तो करेगा क्या प्रॉब्लम है, टैरो खोलने से तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी ना। टैरो विल ओनली गाइड यू, टैरो विल ओनली बी जिसको हम बोलते हैं कि डायग्नोस्टिक टूल, ठीक है।
तो ये डायग्नोसिस करेगा आपकी दिक्कत का, आपको दे नहीं देगा दिक्कत। चिंता ना बीपी करें। की मशीन लगाने से बीपी बढ़ेगा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल चिंता ना करें उस बारे में। ओके। आपने जब टैरो चूज किया सडनली एक ऐसे सिचुएशन से, तो फैमिली ने फिर कितना सपोर्ट किया कि अरे अभी तुमने ब्रेक ले लिया तो कहीं और ज्वाइन कर लो, ऐसा कहा? या फिर सपोर्ट किया कि ठीक है करो ऐसे बहुत बहुत जर्नी बहुत को सपोर्ट स्टार्ट? किया, बहुत सपोर्ट किया। एंड आई एम प्रिविलेज्ड दैट माय फैमिली स्टैंड्स बाय मी लाइक अ सॉलिड रॉक। आई एम सो प्रिविलेज्ड कि मैं जॉब छोड़ के घर पे भी बैठ जाऊंगी तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। वो मेरे ऊपर है कि मेरी स्टेबिलिटी खराब हो रही है, मेरा इंडिपेंडेंस, मुझे इतना खर्चा करना था, वरना मेरे खर्चे पूरे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सो एक ब्लेस्ड, एक प्रिविलेज्ड पर्सन हूँ मैं कि मेरी फैमिली ऐसे मुझे कभी किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं करा। और मैंने पूरा अपना अच्छा टाइम लिया अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। तब कॉलेज भी बहुत अच्छा था हमारा, उसने भी हमें बड़ा सपोर्ट किया कि वी यूज्ड टू टेक आवर किड्स इन द कॉलेज आल्सो। ओह, हाँ, क्लास सारी जगह तो अलाउड नहीं होता है ना? अलाउड नहीं होता, लेकिन मेरा कॉलेज इतना बढ़िया रहा है, मतलब एक That's मायके great. की कमी नहीं खलने दी। शादी करके जब मैं गई और वहाँ पर बहुत पैम्पर करते थे लोग मुझे, बच्चे भी और कलीग्स भी। तो एक सेकंड मायका जो होता है, इसीलिए मैं 19 साल तक उस कॉलेज से जुड़ी रही। टैरो करने का एक नुकसान कहीं ये भी हुआ कि जब आपने सीख ली इस विद्या को तो पता चले फैमिली में हर कोई फ्री में आके टैरो करवा रहा है? I was very, very clear since the very beginning that there has to be some energy exchange. Otherwise ये readings fit नहीं बैठती हैं, और ये सच बात है। मैं आपके कर्म में अगर हाथ डाल रही हूँ तो आपका फॉर्च्यून भी ले रही हूँ, तो मिस फॉर्च्यून भी ले रही हूँ। ठीक है, मुझे वो कनेक्शन नहीं रखना है और आपको भी नहीं रखना होगा। अपना फॉर्च्यून कैसे दे दोगे आप मुझे? तो ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ करवाए फ्री तो में नहीं। इंटरप्ट करूंगी, कोई आपसे करवा रहा है टैरो तो उसका फॉर्च्यून भी आपके पास आता है मिस फॉर्च्यून के साथ? स्लाइट अप मिस फॉर्च्यून ज्यादा आता है फॉर्च्यून का, पर कुछ परसेंटेज जो भी उसके साथ गलत होने वाला होगा पहले उस रीडर के साथ घटित हो जाता है। इसलिए मैं ये बोलती हूँ कि भाई अपने अपने कर्म अपने पास रखो। अच्छा, और करने मैंने से पहले परिवार आप में भी बोल किसी देते की हैं नहीं करी, अपार्ट फ्रॉम माय इमीडिएट फैमिली, माय ब्रदर, माय इवन माय भाभी पेज मी, राइट? तो वो मेरा ब्रदर भी मुझे टाइम टू टाइम गिफ्ट्स भेजता ही रहता है, यानी कि हमारा हो जाता है वो सॉर्ट आउट। हाँ, कि ये तूने वो रीडिंग करी थी, ये उसका गिफ्ट है। बस अब हस्बैंड और वाइफ हैं तो हम लोग उसमें तो लेन देन नहीं कर सकते। नहीं नहीं, सोलमेट चलेगा भी नहीं। हाँ, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कोई फैमिली में ऐसा मेंबर जिसके आपने करने से मना कर दिया हो, जैसे इमीडिएट को छोड़ के, तो फिर थोड़ा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा हो कि बड़े हाँ, बन गए टैरो लीडर? ऐसा बहुत बार हुआ है एक्चुअली ना सुचिता। क्लाइंट्स भी होते हैं और फिर फैमिली वाले भी होते हैं, तो मुझे प्रायोरिटी क्लाइंट्स को देनी पड़ती है। ठीक है, टाइम लेंगे तो फैमिली वालों के लिए मुझे काफी टाइम लग जाता है, या तो उनकी रीडिंग करने में, या तो मैं भूल ही जाती हूँ कि, तो क्रिटिसिज्म बहुत मिलता है एक्सटेंडेड फैमिली से, दूर दराज के लोगों से, और उनके क्वेश्चन भी इतने माशाल्लाह होते हैं, मेरे बारे में कुछ बताइए। तो मैं सोचती हूँ कहाँ से शुरू करूँ। मैं अभी सोच के बताऊंगी, फिर नहीं सोच पाती हूँ उतना। ये होती है शिकायत। इमीडिएट फैमिली में इन लॉ साइड पे किसी ने कभी क्रिटिसाइज किया कि क्या सेफ जॉब, सेफ टाइप का छोड़ के कहाँ इसमें जा रहे हो, क्या कर रहे हो? ये बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं, और मेरे पेरेंट्स इन लॉ भी, उनको बस ये लगता है कि खुश रहनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसकी मर्जी जो भी करे, खुश रहनी चाहिए। और घर पे ज़्यादा दिखूं तो उन्हें वो भी अच्छा लगता है, इसीलिए उन्होंने मुझे हमेशा कॉलेज में ज़्यादा सपोर्ट किया कि 9 से 3 का जॉब था, तो मैं घर में उन्हें खूब दिखती थी। और मेरी सिस्टर इन लॉ तो वो बिल्कुल, शी इज़ माई सॉलिड सपोर्ट। तो Great. वो बल्कि मेरे को और पुश करती है कि अभी आप और अच्छा कर सकते हो, आप इसको और ऐसे कैसे कर सकते हो। तो शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, माई वर्स्ट क्रिटिक, बट एक बोलते हैं ना सोलमेट टाइप बॉन्ड हो गया। रियल सिस्टर नहीं है, बट उससे ज़्यादा ही है मेरे लिए। ग्रेट। 2 टैरो रीडर्स जो अलग अलग होते हैं, तो उनकी क्या रीडिंग्स एक किसी पर्सन के लिए सेम हो सकती है? एक्सपीरियंस की बात है, अगर सेम एक्सपीरियंस के टैरो रीडर्स के पास आप जाओगे, तो होता क्या है कि उनके चाहे कार्ड्स अलग निकलेंगे, बट उनका कोर मैसेज एक ही निकलेगा। ठीक है, इंटरप्रिटेशन एक ही निकलेगा। लेकिन अगर आप वही इन एक्सपीरियंस के पास जाओगे तो उनकी फिर रीडिंग में फर्क आ जाएगा। और वही सेम एक्सपीरियंस पर्सन है तो क्या उनकी अलग अलग भी निकल सकती है रीडिंग उसी पर्सन के लिए? अलग अलग दो एक्सपीरियंस है 15-15 ईयर्स, हम एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ। और एक पर्सन गया, एक के पास भी एक के पास भी, पर फिर भी दोनों की रीडिंग अलग अलग निकली, तो हाउ द पर्सन शुड फॉलो द पाथ? एक्चुअली होता क्या है, आप ना जिस पर्सन से ज्यादा रेजोनेट कर जाओ, आप उसकी बात मानो। फिर अगर आपको लग रहा है कि रीडिंग अलग अलग आई है, बिकॉज जिसने आपकी एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब किया होगा ना, जिसने आपसे ज्यादा कनेक्ट किया होगा, उसी से आप रेजोनेंस फील करोगे, और उसी ने आपके सबकॉन्शियस के लिए एक्चुअल कार्ड्स निकाले होंगे। दोनों ही अच्छे थे, दोनों ने अपना अच्छा इंटरप्रिटेशन दिया, लेकिन आप फॉलो उसको करोगे जिसको आपका इंट्यूशन बोलेगा।
रेजोनेंस फील होगा, ये होता है। मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि अलग अलग रीडिंग भी आ सकती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन अगर कोई मेजर इशू है लाइफ का कि रिलेशनशिप आगे चलेगा या नहीं चलेगा, तो मैं ये देखती हूँ मोर और लेस यही होता है कि देयर आर नो सेकंड चांसेस। मैं भी वही बोलूंगी, सामने वाला भी वही बोलेगा। ओके, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि कुछ टैरो गलत भी हो सकते हैं? आपके साथ हुआ कभी? टैरो रीडिंग्स किसी मैंने के तो भी? आपको बताया ना अभी कि जो लोग फिर चौथा रास्ता निकाल लेते हैं, 3 रास्ते छोड़ के अपनी जिद में, फिर उनकी रीडिंग गलत जाती है। एंजाइटी में है तो उनकी रीडिंग सही नहीं आती है, और बहुत ज्यादा ना एक ही क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे अभी मेरे से पूछा कि उस बंदे की क्या फीलिंग है मेरे लिए, 2 दिन बाद फिर आगे उस बंदे की क्या फीलिंग है मेरे लिए। ठीक है, तो ऐसे में टैरो सही आंसर्स नहीं देगा। टैरो को रेस्टिंग पीरियड देना चाहिए एटलीस्ट 1 मंथ का, फिर आप क्वेश्चन रिपीट करो। ठीक है, इस तरह नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन को रोज रोज पूछते रहोगे, रोज अलग कार्ड जाएंगे, फिर पहली रीडिंग ही सच होती है। कई लोगों को जैसे बहुत अंधविश्वास सा भी होता है कि नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक से वो लोग बहुत डरते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई क्लाइंट किसी डर की वजह से आपके पास आए हो वो प्रॉब्लम को लेके, तो आपको भी वो नेगेटिविटी महसूस हुई बहुत होगी? बार हुआ है, सोचता है, कांट टेल यू। जो लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से इम्पैक्टेड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ क्लाइंट, उसके ऊपर एंटिटीज थी। तो जब भी मैं उसकी रीडिंग करती थी ना, तो क्योंकि मैं इन सब में डील नहीं करती बीएम वगैरह में, तो मैं ये सोचती थी मुझे रात में नींद क्यों नहीं आती, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि कोई मेरा पैर हिला रहा है, कोई चद्दर मतलब ऐसी चीज़ें भी होती हैं व्हेन यू कनेक्ट टू दैट एनर्जी एंड यू फील कि 10 बजे, वैसे तो मैं 1 बजे तक जाग लेती हूँ, आपका हेड इतना हैवी हो जाएगा, यू विल स्लीप अर्ली। ठीक है, तो जितने थोड़े बहुत जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं या जिनके ऊपर नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, उनकी एनर्जी के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं बहुत लो फील होता है। इट टेक्स 1 डे फॉर मी टू रिकवर फ्रॉम दैट। तो त्राटक क्रिया करते हैं, अपने सामने दिया जला के बैठ जाते हैं और उसको देखते रहेंगे, या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करूंगी। सो अपने जो इक्विलिब्रियम में आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। उस दौरान मैं फिर कोई रीडिंग नहीं करती हूँ। ऐसे लोगों को फिर आप कैसे ठीक करते हैं? अपने कार्ड रीडिंग से या फिर अपनी काउंसलिंग से? काउंसलिंग इतना वर्क नहीं करेगी, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी होती है उस समय जब आपके ऊपर कोई एंटिटी है। तो एंटिटी का रिमूवल तो अलग से होता है, वो कोई और करेगा पर्सन, तो वो बता देते हैं। और अगर उसे डिप्रेशन है तो उसे काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, जो मेडिकल काउंसलिंग होती है। टैरो काउंसलिंग में भी उसका जैसे एक बैंडेड वाला इलाज हो जाएगा 50%, लेकिन आपको बाकी के लिए आपको दवाई लेनी है या आपको काउंसलर के पास जाना है, तो रास्ता हम उसको बता देते हैं। केवल काउंसलिंग से तो ये चीज़ें नहीं सॉल्व होती हैं, रेमेडीज से ज़रूर सॉल्व हो जाती हैं। कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो आपका एंग्जाइटी, डिप्रेशन धीरे धीरे इट विल मेल्ट अवे। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी क्लाइंट की आपने रीडिंग उसको पूरी तरह नहीं बताई हो क्योंकि आपको लगा हो कि ये इसे इमोशनली तोड़ सकती है? क्योंकि क्या टैरो कार्ड्स रीडर्स की भी बाउंड्रीज वो क्रॉस नहीं कर सकते ऐसे नॉर्मल केसेस में भी? होता यह है कि सच हमें बताना पड़ता है, भले ही सच को सुंदर सुंदर कपड़े पहना दिए जाएं। ठीक है, सच तो सच ही रहेगा। तो उसको ना थोड़ा सा सैंडविच इफेक्ट करके बताना पड़ता है कि पहले कुशन, बीच में सच, फिर ऊपर कुशन, कि अगर ये हो गया तो शायद आगे ये बात बढ़ सकती है। राइट, तो बिल्कुल ही ब्रूटल ट्रुथ नहीं बताएंगे उसको, बिकॉज उससे क्या होता है कि पर्सन के साथ अगर उसकी कोई फ्री विल अटैच्ड हो तो वो फिर भी वो कर्म भी नहीं करेगा ना फिर उसके साथ। तो हम ब्रूटल ट्रुथ नहीं बताते, उसको थोड़ा सा लपेट के, लेकिन अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी नहीं करेंगे कि उसको झूठ बोल दे कि नहीं तेरे साथ अच्छा रहेगा, ये नहीं कह सकते। किसी क्लाइंट को ऐसे सच बताने से कोई मेंटल ट्रॉमा हुआ, कोई ऐसा हाँ एक्सपीरियंस रहा? होता है, मैम हम तो रात में सो नहीं पाए, आपने ये बोल दिया था। तो मैंने कहा जो ईश्वर की मर्जी है आप वैसा ही होगा ना, अब आप ये मत सोचो कि मैम ने कहा है तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, आई कुड सी कि जो ईश्वर की मर्जी मैंने आपको वो बता दी, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तो अब चलिए थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं हमारे ऑडियंस के लिए। तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक लाइव टैरो सेशन, जिससे आप थोड़ा समझ पाएंगे कि एक एक्सपर्ट रीडर जो है वो कैसे लॉजिक और साइंस को मिलाकर, स्पिरिचुअलिटी की विजडम को मिलाकर कैसे रीडिंग करते हैं। तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप ऐसे कुछ स्टार्ट करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक इससे पहले करने से बोलना होता है या करना होता है? हाँ जी, देखिए हम जब इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो फायर एलिमेंट को इन्वोक करते हैं। कोई कैंडल जला लेती हूँ, इंसेंस स्टिक जला लेती हूँ जी। एंड देन आई विल हैव इलायची, ये ज़रूर करती हूँ। और सामने जो भी पर्सन हो, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हम दोनों ही मिलके प्रेयर बोलते हैं। हम जिनको मानते हैं हम उनके लिए एक प्रेयर बोलेंगे, देन वी विल स्टार्ट द टैरो सेशन। ओके, तो एक सवाल मेरा लेते हैं, फिर आप उसके बाद दूसरी चीज़ के लिए एक बार रीडिंग करिए। अगर अभी इंडिया में बहुत उथल पुथल चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों के लिए इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इकोनॉमिकली देखें या फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखें, बहुत सारी चीज़ों में हैं इश्यूज, तो
हमारे कंट्री का कमिंग मंथ्स जो है अब इस साल के एंड तक, तो क्या प्रोडिक्शन आता है कमिंग 6 months फॉर Yes. इंडिया यस कैसे होने वाले हैं? लेट्स से प्रेयर, आप जिनको मानती हैं, मैं जिनको मानती हूँ। श्योर। ठीक। ऑडियंस भी जब देखे तो आंख बंद कर ले कुछ सेकंड्स के लिए। ठीक है, इंडिया के लिए ये देखते हैं कि फाइनेंस वाइज अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी जी। इंडिया की। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उसका असर हमारी जेब पर भी तो पड़ता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है और टेम्परेंस का, मतलब कि पेशेंस रखेंगे। और अभी सभी के लिए, सारे इंडियंस के लिए यही मैसेज है कि इन्वेस्टमेंट करते चलें, राइट। और अपना लिक्विड कैश फ्लो भी बनाए रखें। इतना ना हो कि आप इतना इन्वेस्ट कर दें कि फिर जब आड़ा वक्त हो तो आपके पास लिक्विड कैश ना बचे। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मतलब आपके पास एसेट्स हैं, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। और इंडिया एज अ कंट्री भी जब अपने एसेट्स को और अच्छे से यूटिलाइज करेगी तो बहुत जल्दी ही, थोड़ा पेशेंस का कार्ड है लेकिन एक एंजेलिक ब्लेसिंग्स है इंडिया के साथ कि इसकी अर्थव्यवस्था एकदम जीरो नहीं जाएगी, बल्कि थोड़ा सा डाउन जाते जाते एकदम से उछाल मारेगी। सो अर्थव्यवस्था अच्छी होने वाली है। और इंडियंस के लिए भी यही है कि यूज योर एसेट्स वाइजली। सो अपनी लिक्विड मनी को थोड़ा मेंटेन करें, सब कुछ एसेट्स में ना लगा दें। द वन थिंग। आप नंबर 1 की बात कर रही थी, तो अब कल ही मेरा बर्थडे था, तो चलिए नंबर 1 वाले जितने लोग हैं वो रेजोनेट कर पाएंगे कि उनके लिए ये कमिंग 6 मंथ्स कैसे जाने वाले हैं उनके लिए, अगर हम एक टैरो निकालें तो कार्ड। तो मूलांक 1 वाले जिनका भी बर्थ हुआ है 1st, 10, 19 या फिर 28th ऑफ एनी मंथ, ये रीडिंग उनके लिए है कि उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे जाने वाले हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनके करियर के लिए कार्ड निकाल लेती हूँ। आप जो भी करते हैं, लेट्स सी आपके करियर में क्या आ रहा है। मूलांक 1 के करियर में 4 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। ओके, मूलांक 1, मुझे लग रहा है आप जिस भी करंट करियर में हो, आप थक चुके हो, आप ओवर एग्जॉस्ट हो चुके हो और आपको लग रहा है कि जॉब शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो अभी उसके लिए सही टाइम नहीं है। जहाँ पर हैं आप लगे रहिए, क्योंकि अभी मार्केट में आप देख रहे हो इतने जॉब्स हैं भी नहीं। सो वेयर यू आर, ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस और अभी वहीं रहना है। फिनेंसेस में आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अगेन पैसा जोड़ने का ही कार्ड आया है। ओवर एक्सपेंडिचर से बचिएगा। देन हेल्थ में आप लोगों के लिए आ रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सो मैं ये बोलूँगी कि अपने वॉकिंग एक्सरसाइज सब बढ़िया से शुरू कर दीजिए और एक बार हेल्थ टेस्ट करा लीजिए, पर्टिकुलरली हार्ट का। ठीक है, ये गाइडेंस कार्ड है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। गाइडेंस ये है कि आपके हार्ट पे कुछ असर ना आए उसके पहले ही हम थोड़ा सा दे देते हैं ना प्रिकॉशनरी, तो ये प्रिकॉशन है। देन आई वुड सी आपकी रिलेशनशिप में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, मतलब आप रिलेशनशिप बहुत अच्छे से निभाओगे। रिलेशनशिप में पहले से अच्छा आप संपूर्ण महसूस करोगे और इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है। एक्शन लोगे तो सामने से भी एक्शन होगा। जो लवर्स हैं, जो सोचते हैं कि मेरे साथ अभी कुछ क्यों नहीं हो रहा, तो आई कैन सी कमिटमेंट कमिंग देयर वे। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो कुल मिला के थोड़ा मिक्स एंड मैच जाएगा। मूलांक आगे 6 महीने अगर आप आगे 6 एक्सरसाइज नहीं महीने। करो तो स्पेसिफिकली मुझे आपकी हेल्थ के लिए लग रहा है। सो थोड़ा सा अलर्ट हो जितने जाइए। भी मूलांक 1 वाले लोग हैं, प्लीज डू द एक्सरसाइज एवरी डे, मेंटेन योर गुड एंड हेल्थ। गेट फॉर ECG, गेट डन ECG को जरूर करवा लें अपना। तो अभी आपने की नंबर 1 की प्रेडिक्शंस नेक्स्ट कमिंग मंथ्स की, अब नंबर 3 की बताइए। मूलांक 3 मतलब अगर आपका बर्थ हुआ है 3, 12, 21 या फिर 30th ऑफ एनी मंथ, तो देखते हैं आप लोगों की करियर में क्या आ रहा है। जजमेंट, यानी अगर आप सोच रहे थे कि ईश्वर मुझे सेकंड चांस दे दे, मुझे फिर से अपना कुछ बिल्ड करना है, तो वो सेकंड चांस लेने का मौका है। आप अगर नौकरी से बिजनेस पे शिफ्ट करना चाहते हो, बहुत अच्छा मौका है। फिनांसेस में देख रही हूँ 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो आपको फिनांसेस पे थोड़ा पहरा देने की ज़रूरत है। लोगों की बातों में ना आए कि इस चीज़ पे खर्चा कर दो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ओवर स्पेंडिंग से बचना है, अभी उस पर लगाम लगानी है। एंड देन इफ़ आई सी योर रिलेशनशिप्स, अगेन किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ रहा है, मतलब अगर आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप है तो वो पहले से ज़्यादा पैशनेट हो जाएगी। ऑलरेडी मैरिड हैं तो लाइफ में एक और अच्छी हार्मनी आपको आती हुई दिख रही है। उसके अलावा आई कैन से कि घर में भी ना रिश्ते अच्छे रहेंगे, बट गुस्से पे कंट्रोल करना है। एंड देन आपकी हेल्थ देख लेते हैं। आपकी हेल्थ में तो स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, भाई वाह। यानी कि आप स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ अपनी हेल्थ बिल्डअप करते हुए चल रहे हो और अपनी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल सारी जो भी स्ट्रेंथ है उसको सबको सामंजस्य बैठा के चल रहे हो। तो आई कैन सी बहुत अच्छा आपका कार्ड आया है हेल्थ के लिए, स्ट्रेंथ का, और इसको क्लेम करने के लिए टाइप कीजिए स्ट्रेंथ। नंबर 3 जुपिटर से भी जुड़ा हुआ रहता है ना? जुपिटर से जुड़ा हुआ है और एक्सपेंशन का नंबर है, विजडम का, लक का नंबर है। जिसके साथ नंबर 3 होता है उसकी नैया अपने आप पार हो जाती है।
सीरियसली वो चलिए। अपने स्पाउस के लिए भी गुड लक बनते हैं। ओह गुड। तो नंबर 3 वाले जितने भी हैं वो ये बात ध्यान रखिए, और जिनके साथ कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या कोई उनके सोलमेट्स हैं जो नंबर 3 से हैं, तो वो रेजोनेट कर सकते हैं इस तो चीज़ से। गलती से भी उन्हें छोड़िएगा मत किसी के लिए। नंबर 3 आर ऑल्सो वेरी लॉयल एंड एक डिवाइन ब्लेसिंग का नंबर है, तो एक नंबर 3 होना चाहिए लाइफ में एज अ फ्रेंड, एज अ गुरु। तो चलिए, अब नंबर 3 के बाद हम पिक करते हैं नंबर 7। तो उनके लिए कमिंग मंथ्स में क्या प्रेडिक्शंस हैं? तो मूलांक 7 यानी कि अगर आपका बर्थ हुआ है किसी भी मंथ की 7, 16 या फिर 25 को, देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आ रही है नेक्स्ट 6 मंथ्स या फिर मैं बोलूँ 5 मंथ्स, बिकॉज जुलाई तो चल ही रहा है। आप लोगों के लिए करियर में अगेन आ रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ है वहाँ रहिए, अभी शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं है। एंड देन फिनेंसेस में आपका मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, यानी कि फिनेंसेस फ्लो करेंगे कहीं फॉरेन लैंड से, या तो आपको कोई फॉरेन क्लाइंट्स मिल सकते हैं या आपका कोई एमएनसी से वास्ता जुड़ेगा। आई कैन सी कि कुछ फॉरेन करेंसी आपके अकाउंट में आ सकती है, या आप खुद भी जा सकते हो फॉरेन लैंड में। उसके अलावा आपकी हेल्थ के लिए आ रहा है द वर्ल्ड का सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है टैरो में, द वर्ल्ड। Okay. यानी कि आप अपने हेल्थ का जो भी गोल है उसको आप कंप्लीट कर पाओगे। ज़्यादातर आपकी मेंटल हेल्थ इम्बैलेंस रहती है, आप उस पर भी विजय पालोगे। एंड देन आपका रह गया रिलेशनशिप्स, राइट। तो रिलेशनशिप्स में आपके आ रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड, राइट। तो आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करके अपनी रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करोगे, और हाँ, सामने वाला पर्सन हो सकता है आपको उतना रेसिप्रोकेट ना करे, बिकॉज हाई प्रीस्टेस ये भी दिखाता है कि सामने वाला पर्सन मिस्टीरियस है, अपनी बातें खुद तक रखेगा। तो थोड़ा सा कहीं कमिट करने से पहले और टाइम लगाएंगे उस पर्सन को जानने में, तो आप सुखी रहेंगे। बाकी घर में भी आपके रिश्ते ऐसे रहेंगे कि ऑन एंड ऑफ रहेंगे, तो थोड़ा सा वहाँ सामंजस्य, पेशेंस के साथ चलने की ज़रूरत है। अगर हम एक जेनेरिक रीडिंग निकालें लव कंपैटिबिलिटी के लिए, लव कंपैटिबिलिटी, फेस्टिवल सीजन है, सो कपल्स को क्या करना चाहिए? एक जेनेरिक उनके लिए गाइडेंस हम दें एक दूसरे के लिए। ओके, ऑल द कपल्स। हाँ, जनरली जो भी ठीक है। कपल्स हैं। हर कपल की सिचुएशन एक नहीं होती ना। लेट्स सी क्या गाइडेंस दे रहे हैं मेरे टैरो कार्ड्स फॉर द कपल्स हु आर इन लव, एंड जो कमिट भी कर चुके हैं, जो शादी का वेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा देख लेते हैं। तो ये हरतालिका तीज उनके लिए क्या ला रही है, ठीक है, देख लेते हैं। द फूल, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार। अभी ये दिख रहा है कि भले ही आप लोग कमिट तो कर चुके हो, इस रिलेशनशिप में थोड़ी और हीलिंग लाने की ज़रूरत है, एक दूसरे को और समझने की ज़रूरत है। एंड आई कैन से कि हरतालिका तीज आप लोगों के लिए एक हीलिंग एनर्जी लेकर आ रही है, एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाओगे। और क्योंकि ये माता रानी पार्वती माँ और शिव जी का फेस्टिवल है, तो आप ये भी देख पाओगे कि वो वाली चीज़ें आप अपने सामने वाले पर्सन में आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कितना शिव की तरह भोले हैं और ये पार्वती माँ की तरह इतनी सुंदर हैं और इतनी पेशेंस वाली हैं। तो आप लोग एक दूसरे की इंटरनल क्वालिटीज़ पे फिर से फिदा होने वाले हो। पर हाँ, ये दिख रहा है कि कोई पर्सन आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा सकता है। ऐसे पर्सन को आइडेंटिफाई करें और उसको दूर रखें। एंड आई कैन सी कि आप लोग बहुत जल्दी ही एक बिगिनिंग करने वाले हो, अपने लव लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। कमिटमेंट के बाद अब स्टेबल हो सकता है आप लोगों की मैरिज भी हो जाए। So this was the prediction for all the people who are in love. थैंक यू प्रीति जी फॉर दिस प्रेडिक्शन। तो आई होप कि जो भी पर्सन के मूलांक के बारे में हमने बात की है वो उनको कुछ तो गाइडेंस मिला होगा इस चीज़ से, और जो कपल्स के लिए मैम ने गाइडेंस दी है उसको ज़रूर फॉलो करें। आपने हमारे सेशन में, लाइव सेशन में हरियाली तीज की भी बात की। तो जो हमारे इंडियन फेस्टिवल्स हैं, तो ये किसी हद तक हमारे लव कंपैटिबिलिटी पर भी कुछ इफेक्ट डालते हैं। जब ने किसी ने फास्टिंग किया, कुछ किया, तो वो एनर्जी इफेक्ट करती है कहीं ना कहीं। So हरियाली तीज आ रही है, ये त्यौहार है हरियाली सेलिब्रेट करने का, अपने अंदर की ग्रीनरी सेलिब्रेट करने का, यानी कि अपने आप को ग्रूम करने का। और जब हम खुद को ग्रूम करते हैं तो हमारा वीनस अच्छा होता है, हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, हम अपनी एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। एज अ लेडी हम लोग वो काम करते हैं। और वैसे भी ये त्यौहार होता है माता पार्वती और भगवान शिव के प्रेम को सेलिब्रेट करने का। तो वैसा ही प्रेम हम अपने पार्टनर के साथ भी उस दिन फील करते हैं। और हम कितना ब्लेस्ड फील करते हैं कि एटलीस्ट हमारे पास पार्टनर है जो हमें समझता है, हमारी बैक बन के हमारे साथ खड़ा है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं ना लाइफ में आना ज़रूरी हैं, जैसे कि हरियाली तीज, करवा चौथ, ये हमें एज अ कपल बहुत ही ब्लेस्ड फील करवाता है। और इस दिन हमें एक्चुअली ब्लेसिंग्स मिलती भी हैं। यदि हम उन्हीं भगवानों का ध्यान करेंगे तो हमें वो ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगी। वो एनर्जी इफेक्ट करती है, एनर्जी बिल्कुल इफेक्ट करती है। उस दिन आप अच्छा मूड में रहोगे, हाई एनर्जी में रहोगे, आपको अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती हैं उस दिन। आज के कपल्स में सबसे इम्पोर्टेंट ऐसी क्या चीज़ है जो उनकी एनर्जी को ब्लॉक करती है, कहीं ना कहीं उनके बीच में क्लैशेस को लेके आती है?
लाइक ऐसी पॉजिटिव Okay. एनर्जीज कितना इफेक्ट करती हैं उस पर? आजकल एक चीज़ है कि मैंने देखा लोगों में एक तो सहन शक्ति बहुत ख़त्म हो रही है, पेशेंस नहीं बचा रिलेशनशिप बचाने का। जैसे एक यूज़ एंड थ्रो कल्चर होता है कि बस अब व्हाट नेक्स्ट, रील्स में भी हम देखते हैं व्हाट नेक्स्ट। तो वही चीज़ हमारे रिलेशनशिप में आ गई कि हमें ये पर्सन नहीं समझ में आ रहा अब नेक्स्ट क्या आने वाला है हमारी लाइफ में। तो यहीं पर एक ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है क्योंकि हम उस पर काम ही नहीं करना चाह रहे हैं। जिस दिन हम इस चीज़ को समझ लेंगे कि हम कितने भी रिश्ते बदलते जाएंगे, जब तक हम अपने अंदर को नहीं ठीक करेंगे तो हमारे लिए हर रिश्ता उतना ही फेल होता जाएगा। अपने आप को ठीक करना ज़रूरी है, रिश्ते के ब्लॉकेजेस अपने आप निकल जाएंगे। सो वर्क अपॉन योरसेल्फ फर्स्ट। सोलमेट, ट्विन फ्लेम या कार्मिक पार्टनर, आप इन लोग बहुत सारे इस तरह के टर्म्स यूज करते हैं, तो आप इनमें से किसको ट्रू मानती हैं या फिर जस्ट अ मिथ? ये मिथ नहीं है, स्पिरिचुअल कैटेगरीज हैं। हर रिश्ते को हमने ना एक टर्म दे दिया है कि ये हमारा सोलमेट है, हमारा कार्मिक है या ये हमारा ट्विन फ्लेम है। फर्क क्या है अब क्या तीनों में? हाँ जी, इस फ़र्क एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, सोलमेट वैसे होते हैं जो हमें बड़ी होमली एनर्जी देते हैं, हमारे साथ एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट मेंटेन रखते हैं और हमारे साथ ही वो ग्रो करते हैं, हमें पुश भी करते हैं ग्रो करने के लिए। वो सोलमेट आपका पेरेंट हो सकता है, सोलमेट आपका बच्चा हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो सोलमेट के साथ आपको बड़ी अच्छी वाइब्स महसूस होंगी, चैलेंजेस भी देंगे लेकिन आपके साथ खड़े रहेंगे। वहीं पर कार्मिक पार्टनर, उसके साथ ना आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी कभी महसूस ही नहीं होगा। आपको लगेगा कि ये पर्सन या तो मुझे छोड़ के चला जाएगा। उसके साथ कुछ ऐसे पेनफुल लेसन्स हैं जो आप बार बार रिपीट करोगे, ठीक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर वही लेसन रिपीट होगा। इतने चांटे वो आपको आपकी Life सोल में को लगाएगा लगेगा। कि जब तक आप उस चीज से बाहर ना निकल जाओ, उस लूप से टूट के बिखर ना जाओ। टूट के बिखर ना जाओ। और फिर जब अपने आप को जोड़ोगे तो कार्मिक रिश्ता आता है आपकी लाइफ में आपको खूब पेन देने के लिए, क्योंकि आपका ये सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा है कि इस पर्सन से मुझे पेन मिलेगा और मैं अपने आप को तोड़ के बनाना सीखूंगी, ठीक है। तो दैट इज अ कार्मिक रिलेशन जो बड़ा ही पेनफुल होता है। लेकिन जो पेनफुल रिश्तों का भी बाप है उसको मैं बोलती हूँ ट्विन Twin फ्लेम flame। वाला रिश्ता, ठीक है। ओह। तो जब सोल बनी या बनाया गया उसको, तो सोल ने डिसाइड किया कि मुझे 50 लेसन्स लर्न करने हैं, तो लेट्स डू वन थिंग। मैं इस सोल को डिवाइड कर देता हूँ 2 पार्ट्स में कि 25 तुम लर्न कर लो, 25 हम लर्न कर लें, हमारा काम जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो सोल 2 पार्ट्स में जन्म लेती है। एक जो पार्ट होता है वो होता है डिवाइन फेमिनिन, बहुत ही इमोशनल पार्ट। दूसरा होता है डिवाइन मैस्कुलिन, जो बहुत ही लॉजिकल पार्ट होता है। अब क्या होता है, जब ये पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो हो सकता है कि इनका बर्थ नंबर सेम हो या फिर बर्थ मंथ सेम हो, आगे पीछे ये जन्म मूलांक लेते हैं। सेम हो। मूलांक सेम हो सकता है, बर्थ नंबर सेम हो सकता है, मंथ भी सेम हो सकता है, राइट। अच्छा, और क्या चीज से हम आइडेंटिफाई करें? आपने 3 चीजें बोली, मतलब सबसे ज्यादा अगर रेजोनेट करे तो किससे? बर्थ मंथ सेम होने से, डेट सेम होने से, ये या फिर जस्ट एक मूलांक पार्ट सेम है। होने से? आप अपने ट्विन फ्लेम को ऐसे पहचान लोगे, वो आपके सामने जब आएगा ना, आपको लगेगा कि बस मेरी तलाश इसी पर आके खत्म होती है। और ये जो अवेयरनेस आता है वो डिवाइन फेमिनिन में पहले आता है। मैस्कुलिन को इस बात से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो सबकी तो पास्ट मेमोरी इरेज करके भगवान भेजते हैं। लेकिन डिवाइन फेमिनिन का सबकॉन्शियस ज्यादा अलर्ट होता है, वो समझ जाती है कि यही मेरा डिवाइन पार्टनर है और इनको मिलाने में भी डिवाइन का ही हाथ होता है, राइट। तो ऐसी सिचुएशंस अपने आप क्रिएट हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे और सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन अवेयर हो जाएगी कि यही मेरा ट्विन फ्लेम है, अगर ये मुझे मिल जाए ना तो मुझे लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा, इससे पहले कोई नहीं, इसके बाद कोई नहीं। वो बहुत ही जुड़ाव फील करती है। लेकिन उतना ही वो जो मैस्कुलिन एनर्जी है, बिकॉज वो लॉजिकल है, वो इन सब बातों को नहीं समझता, वो भागता रहता है आगे आगे, और ये जो फेमिनिन है वो उसको चेज करती रहती है। तो एक रनर और चेजर डायनामिक बन जाता है। नाउ दिस डायनामिक, इट इज वेरी वेरी पेनफुल फॉर द फेमिनिन, क्योंकि वो बंदा अनअवेलेबल है, वो उसको पा नहीं सकती और कभी जिंदगी में वो एक्नॉलेज भी नहीं करता कि तुम मेरे लिए क्या हो। तो ये जर्नी जो है ज़्यादातर कंप्लीशन पे नहीं पहुंचती है। कई कई जन्म बीत जाते हैं, कई जन्म वो मिलेंगे, कई नहीं भी मिलेंगे। तो ये फेमिनिन के लिए इतनी पेनफुल होती है कि उसका ना एक पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ही आ जाता है। वो फिर लव को चेज करना छोड़ के ना, शी बिकम्स लव हरसेल्फ, शी बिकम्स द लाइट, शी पुट्स हर लव इनटू दोज थिंग्स जो उसके लिए मैटर करती हैं। फिर उसका लाइफ का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो जितने भी मैंने ट्विन फ्लेम्स देखे हैं, माता पार्वती थी, उन्होंने भी भगवान शिव को पाने के लिए कितनी तपस्याएं की। एक जन्म सती का उनका वेस्ट गया, ऐसे ही कितने जन्म उनके वेस्ट गए, उन्हें शिव प्राप्त नहीं हुआ जब तक वो उस एनर्जी लेवल पर नहीं आ गई। वैसे ही राधा कृष्ण ट्विन फ्लेम है। और आज की तारीख में बोलूँ तो मिस्टर अमिताभ एंड रेखा जी ट्विन फ्लेम्स हैं। यू कैन सी कितनी शिद्दत से वो चाहती हैं किसी को। सामने वाले के मन में भी भाव हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है, लॉजिक पे ज़्यादा चलेंगे।
तो आपको हमेशा डिवाइन मैस्कुलिन लॉजिक पे चलते हुए नजर आएंगे और डिवाइन फेमिनिन, चाहे वो मैरिड है अनमैरिड है, वो सोसाइटल नॉर्म्स को भी झुटला देंगी। उनके लिए होगा इतना रोएंगे ईश्वर के आगे कि या तो मुझे मौत आ जाए या ये पर्सन मुझको मिल जाए। तो इसके करते करते उसको भगवान में इतना ज़्यादा आसक्ति हो जाती है, फिर वो स्पिरिचुअलिटी की लाइन या फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। और जब वो अपने ऊपर काम करती है ना, तो सामने वाले डिवाइन मैस्कुलिन के भी चक्रास हील होते हैं, उसकी भी जो ब्लॉकेजेस हैं वो खुलती हैं। तो अल्टीमेटली उनका रीयूनियन होता है, इस लाइफ टाइम में होता है या अगले लाइफ टाइम में, वो नहीं कह सकते हैं। सो ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ द मोस्ट पेनफुल जर्नी आई हैव कम अक्रॉस। जितने भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं वो लिटरली रो रहे होते हैं, बिकॉज एक ऐसी तड़प है जो किसी और रिश्ते में मैंने आज तक देखी नहीं है। और ये टैरो से पता लगाया जा सकता है? टैरो कार्ड्स बताते हैं कि आप ट्विन क्या फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो, सामने वाले काउंटर पार्ट्स में क्या ब्लॉकेजेस हैं, कब तक वो खुलेंगी, कब वो आपको आप तो ये बता देते हैं उस क्लाइंट को कि आप ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या कार्मिक पार्टनर है, बताते हैं आप? हाँ, मैं बता तो देती हूँ, बट मैं साथ में ये भी बोल देती हूँ कि देखिए ये सब स्पिरिचुअल लेबल्स हैं। आपको एक्चुअली प्रेजेंट में जीना है कि ये पर्सन जो है वो आपको कितना रेसिप्रोकेट कर रहा है। अगर वो केवल आपको दर्द तकलीफ दे रहा है, आपके नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके रूट चक्रा वीकन होता है, आपका कॉन्फिडेंस बार बार टूटता है कि मैंने इतनी बार इसको अप्रोच किया, उतनी बार रिजेक्ट किया, तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डोल जाता है। आपको अपने आप से प्यार करना ही छूट जाता है। यू स्टार्ट लूजिंग योर सेल्फ, एंड व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग योर सेल्फ, दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट हेल्दी काइंड ऑफ लव। जो हेल्दी लव होता है, हाई वाइब्रेशन लव होता है, वो हमेशा म्यूचुअल होता है, कॉन्फिडेंट होता है, करेजियस होता है, जिसको अपना स्टैंड लेने में दिक्कत नहीं होती। तो अगर आप किसी कावर्ड से प्यार कर रहे हो, चाहे वो कोई भी जर्नी है, सोलमेट, कार्मिक या ट्विन फ्लेम, प्लीज अपने ऊपर काम करो। जरूरी नहीं है कि उस बंदे में आपको वो चीज मिल जाए, राइट? सो अनहेल्दी लव को फॉलो मत करिए, बिकम लव योरसेल्फ एंड लव विल बी अट्रैक्टेड टू यू। स्टॉप चेजिंग लव, स्टॉप चेजिंग लव। यस। लेकिन जब लव के कंपैटिबिलिटी की बात आती है, तो टैरो से क्या ये पता लगाया जा सकता है कि उस रिलेशनशिप में पर्टिकुलरली जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या उसे सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल पता चलता है। कुछ एक कार्ड्स का सीक्वेंस निकल कर आता है। अगर हम पूछना चाहें कि ये पर्सन को लाइफ में मेंटेन रखना चाहिए, तो जजमेंट का कार्ड आए, यानी कि आपको सेकंड चांस देना बनता है, राइट? जस्टिस का कार्ड आए तो भी ये होता है कि सेकंड चांस एक बार देकर देख लो। और अगर बिल्कुल ही 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, वॉकिंग अवे की एनर्जी, तो हम बोल देते हैं भाई कार्य आपका समाप्त हुआ, अब आप निकल लो। इससे ज्यादा आप मत झुकाओ अपने आप को कि आप खुद को ही खो दो। ओके, तो टॉक्सिसिटी भी अगर कुछ है तो पता चल जाती है देखकर आप? हाँ जी, अनहेल्दी आगे मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी तो आपका सर्वाइवल है या नहीं है? हाँ, डेफिनेटली टैरो बताता है। एक तो पहले मैं नंबर से भी कंफर्म कर लेती हूँ, देन टैरो से भी कंफर्म करती हूँ, तो अमलगमेट कर देती हूँ दोनों विद्याओं को, ताकि एक अच्छे कॉन्क्रीट डिसीजन पे पहुंचे। टैरो में अगर आ जाता है डेविल का कार्ड, वो बताता है कि आपका लव से ज्यादा लस्ट का कनेक्शन है, ठीक है? तो म्यूचुअली आगे वही चलेगा, बीच में से लव हट जाएगा, लस्ट चलता रहेगा, फिर अगेन आपको अनहेल्दी टॉक्सिक लव मिलेगा। तो बेटर है इससे यू हैव टू स्टे अवे। ये अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, बट दिस इज नॉट प्योर लव। हाई एनर्जी लव में आपको एम्प्रेस के कार्ड्स मिलेंगे, लवर्स के कार्ड्स मिलेंगे, 2 ऑफ कप्स के कार्ड मिलेंगे, 6 ऑफ कप्स यानी कि कोई बिछड़ा हुआ साथी, वैसे कार्ड्स मिलेंगे आपको। लेकिन डेविल और डेथ आ जाए, निकल लो वहां से। करने वाला है प्रॉब्लम आपकी लाइफ में भी, आपकी लाइफ को डार्क बना देगा। ओके, आप अपनी डिविनिटी खो दोगे इस रिश्ते में जाकर। अब मैं बात करूंगी आपसे, मेरे इस सवाल के 2 पार्ट हैं। एक तो पहला कि न्यूमरोलॉजी और टैरो अटैच्ड है एक दूसरे से कहीं ना कहीं, जब आपको प्रिडिक्शंस करने हो, रीडिंग्स देनी हो। और दूसरा ये कि क्या जो बर्थ नंबर है वो आपके लाइफ के गेम को चेंज कर देते हैं, डिपेंड करता है उस पर सब कुछ। तो ये ट्रुथ है या मिथ है? हाँ, सबसे पहले बर्थ नंबर की बात करते हैं। तो बर्थ नंबर आपका कॉस्मिक डीएनए है। आप वही कर्म लेकर आए हो, आप वही नंबर लेकर आए जो आपका कर्म पेंडिंग है। जैसे कि आपका नंबर 1 है, तो आपको हमेशा से रूल करने की, एक फेम में रहने की आदत आप पिछले जन्म से लेकर आए हो। इस जन्म में जब तक आप वो नहीं कर लोगे ना, आपकी सोल को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, राइट? तो जो अभी आप कर रहे हो, दैट इज द बेस्ट फॉर योर सोल। यू आर फुलफिलिंग योर सोल पर्पस, दैट इज वाई यू आर फीलिंग कंटेंट, हैप्पी। पैसा बाद में देखा जाएगा, पहले मुझे जो करना है मैं वो देखूंगी, ठीक है? वैसे ही मेरा नंबर है 3, जुपिटर का नंबर है। मैं पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ पढ़ाती हुई आई हूँ, कोई विद्या है मेरे पास, तो मैं आधी जिंदगी तो एज अ टीचर मैंने निकाली है, उसके बाद अब मैं स्पिरिचुअल टेक्निक सिखा रही हूँ। तो अगेन ये कर्म हमें फुलफिल करना है।
स्पिरिचुअलिटी में हमें जाना है, तभी हमारा सोल पर्पस पूरा होगा। तो हर पर्सन अपना एक कॉस्मिक डीएनए, एक डेट ऑफ बर्थ जो लेकर आता है, उससे वो डिसाइड करता है उसको क्या कर्मा इम्बैलेंस जो अब उसे पूरा करना ही करना है। सो साइंटिफिकली इसे कैसे देख सकते हैं कि ये कितना लॉजिकल है? क्योंकि ये तो हो गई स्पिरिचुअलिटी की बात, पर हाँ जी। साइंटिफिकली इसको कैसे रिलेट कर सकते हो? क्योंकि बहुत लोग हैं जो ऐसी बातों को नहीं बिलीव करते, हाँ तो जी। हम उन्हें कैसे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो है वो साइंटिफिकली भी लॉजिकल है? हाँ, सब लोग ये मानते हैं कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स में प्लैनेट्स हैं, हर प्लैनेट को एक नंबर दिया गया है, वही नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिला है। ऐसे हम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। और जब इसके बारे में, हर नंबर के बारे में पढ़ा गया, तो पता चला कि हर नंबर एक एक प्लैनेट की क्वालिटी शो कर रहा है। 9 प्लैनेट्स हैं तो हर नंबर किसी न किसी प्लैनेट से अटैच्ड है। फिर इसमें जब ज़्यादा रिसर्च की गई तो ये एक साइंस बन गई। फिर इसके बारे में फैक्ट्स प्रूव किए गए, लोगों पर लगा के अप्लाई करके देखा गया। अभी भी ये साइंस डायनेमिक है, एवर चेंजिंग है। तो जब जिस चीज़ पे काम हो रहा हो, रिसर्च हो रही हो, तो हम उसको क्या मानते हैं कि अब तो साइंस ही है। और जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप रेजोनेट कर पा रहे हो, ज़्यादा लॉजिक नहीं लगा रहे हो ना, क्योंकि ये साइंस अब प्रूवन हो चुकी है, राइट। सो नो मोर ऑफ प्रूफ्स आर रिक्वायर्ड। वी नो कि अगर हम अपने नंबर के हिसाब से काम करेंगे तो हमारा सक्सेस रेट बहुत हाई जाएगा। इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर आप नंबर 2 हो और आप आर्मी में जाओ तो आप फ्लॉप हो जाओगे। नंबर 2 है हीलर का नंबर, माँ का नंबर, उसको मजा आएगा किसी को काउंसिल करने में। लेकिन अगर वो जंग में चला जाएगा, वो रो के परेशान हो जाएगा, मैं नहीं मार सकता, मैं बंदूक नहीं उठा सकता। सो आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ मिली है, आपके कर्म के अनुसार मिली है, आपको वही कर्म करना है। पास्ट लाइफ के कर्म के हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ मिलती है। वही काम आप, जैसे मोदी जी हैं हमारे, तो उनको जो डेट ऑफ बर्थ मिली है 8 प्लस उनके पास सूर्य है बहुत स्ट्रांग, तो वो पास्ट बर्थ से वो लीडरशिप वाला कर्म लेकर आए हैं और इस बर्थ में भी वही कर रहे हैं। 8 और 1 दोनों ही बड़े स्ट्रांग नंबर्स होते हैं लीडरशिप के लिए, और एक अपना स्थान बनाने के लिए पॉलिटिक्स में। तो मतलब जिनके पास 8 और 1 है, तो वो पॉलिटिक्स में अगर जाना चाहे तो उनको सोचना चाहिए कि बिल्कुल जा सकते हैं। एक स्पिरिचुअलिटी को और एक्टिवेट कर लें। नंबर 7 होता है स्पिरिचुअलिटी का नंबर। डायरेक्ट 1 और 8 है तो प्रॉब्लम हो सकती है, बीच में अगर हम स्पिरिचुअलिटी ले आए तो वो आगे जा सकते हैं। तो आपने देखा होगा जितने भी टॉप पॉलिटिशियंस हैं या टॉप बिजनेसमैन हैं, उनका बेस ही स्पिरिचुअलिटी। आप मुकेश अंबानी को देखो, वो ऐसे ऐसे करके पूजा कर रहे होते हैं। हमें लगता है हम बड़े डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने अपना एक तरीका बनाया हुआ है, वो किस तरह से भगवान को इन्वोक करते हैं, किस तरह से एनर्जीज। तो आप देखोगे कि उनकी पूरी फैमिली काफी स्पिरिचुअल है। तो जब तक आप अपना बेस स्पिरिचुअलिटी नहीं बनाते, आप उस लेवल को पा नहीं पाओगे। सरेंडर करना सीख जाते हो आप, है ना। अबंडेंस आने लगता है अपने आप, उसको चेज नहीं करते हो, वो अट्रैक्ट होकर आपके पास आता है आपकी प्योर एनर्जी देखकर। सो फर्स्ट यू हैव टू बिकम स्पिरिचुअल इन ऑर्डर टू अटेन व्हाटएवर यू थिंक यू शुड। ओके, नंबर्स की बात चल रही है तो मैं पूछूंगी, लोग बहुत ज़्यादा कई इन चीज़ों में इंडल्ज रहते हैं कि मोबाइल नंबर, आपका बिजनेस का कोई नंबर, किसी भी तरह के हाउस से रिलेटेड कोई नंबर, इन सबको भी बहुत वाइजली चूज़ करना चाहिए। ये सही है? क्या वाकई काम करता है ऐसा चूज़ करना? क्योंकि अब हर वक्त तो हर इंसान के लिए वो पॉसिबल नहीं होगा कि मेरे को चेजिंग नंबर वाला ही घर मिल जाए, नंबर फ़ोन का मिल जाए, या मैं बिजनेस कुछ कर रहा हूँ तो वहाँ पे मिल जाए, गाड़ी का नंबर प्लेट मिल जाए। तो कैसे उसको फिर कर सकता है? देखिए, आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर से जो भी नंबर्स फ्रेंडली हों उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। आपके मोबाइल का नंबर टोटल वैसा ही आना चाहिए। नहीं आएगा, स्पेसिफिकली अगर मैं बोल दूँ आपके मोबाइल का टोटल आ रहा है 8 या फिर 4, 8 आएगा तो आपको डिले स्ट्रगल्स बहुत देगा, 4 आएगा तो कहीं ना कहीं से आपको चोट चपेट लगती रहेगी, हड़बड़ी में काम करोगे, बहुत ज़्यादा 9 होंगे तो आप तीखा खाओगे, एक्सीडेंट प्रोन हो जाओगे। इसलिए हमेशा मोबाइल नंबर, ये चेंजेबल चीज़ें हैं ना, उसको तो हम चेंज कर ही सकते हैं। और हाउस नंबर भी हमारे हाथ में है। जब हम बुक कराने जा रहे हैं तो वाई नॉट, अगर मैं नंबर 3 हूँ तो मैं नंबर 1 का घर क्यों ना लूँ, यानी कि जिस फ्लैट का टोटल 1 आ रहा हो मैं तो वही लूंगी, या 5 आ रहा हो जो मेरे से कंपैटिबल है। ये सब चीज़ें हमारे हाथ में है तो क्यों ना की जाए। अब जैसे बिजनेस में भी, जिसका भी बिजनेस बी से शुरू होता है, अगर वो फूड और वाटर की इंडस्ट्री को केटर करे तो वो बहुत अच्छा जाएगा, बिकॉज बी इज रूल्ड बाय चंद्रमा। चंद्रमा इज अगेन फूड एंड वाटर, राइट। तो आपने देखा होगा बिस्लरी अनपैरेलल्ड है मिनरल वाटर में। बीकानेर वाला, फॉरेन कंट्रीज तक बीकानेर वाला के आउटलेट खुल चुके हैं। तो ये जो नंबर्स हैं ये एसोसिएटेड होते हैं आपकी डेस्टिनी से, नाम भी एसोसिएटेड है, तो व्हाई नॉट, इफ यू कैन चेंज प्लीज गो फॉर इट, इट विल इम्पैक्ट यू इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो मतलब लोग जिन चीज़ों को लकी और अनलकी बोल के डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। 13 नंबर पे नहीं लेना चाहिए घर। अगर आपका फ्लैट है सपोज 103, 301, आप देखोगे वो फ्लैट के लोग अट्रैक्ट करेंगे कोर्ट केसेस को बिना बात के, फंस जाएंगे वो ऐसी चीज़ों में कि जहां उनके ऊपर कोर्ट केस हो जाए। 9 नंबर है अगर फ्लैट का टोटल, तो हेल्थ इश्यूज को अट्रैक्ट करेगा, घर के लोगों में हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम घर नहीं चेंज कर सकते, हमें ज्ञान ही इसका बड़े
दिनों बाद आया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने फ्लैट नंबर को ना कर्सिव राइटिंग में उसकी प्लेट लगवा के नंबर्स हटा दें और उसको वर्ड्स में लिखवा दें, वो आप कर सकते हैं। उससे मतलब अगर 301 नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो हाँ। जाएगा। और दूसरी रेमेडी ये है कि हम 301 के बाद एक मार्कर से एक और 1 बना दें, तो 5 की एनर्जी हो गई। सो दैट मीन्स आप प्रॉस्पेरिटी और लक को अट्रैक्ट कर रहे हो, वो 4 की एनर्जी को आपने डाइल्यूट कर दिया। तो इस तरह से हम तरीके भी बताते हैं। अगर कर लिया है तो फिर अब क्या करना है। नंबर 1 के लिए कौन सा हाउस लगे हाथ में पूछूं एक नंबर 1 के लिए नंबर 3, नंबर 2, टोटल नंबर हाउस का 5। नंबर, हाँ, अगर मोबाइल का total हो। नंबर, मोबाइल का नंबर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ डेस्टिनी देख के ही पता चलेगा। अच्छा। बट एक ऐसा नंबर है जो 5 नंबर बिजनेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो कोई भी पर्सन 5 पे ले सकता है। लेकिन याद रखें, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी 5 प्रेजेंट हो तब ना लें 5 पे, नहीं तो वो रोग ऋण शत्रु को इनवाइट करेगा। बहुत सारे मल्टीपल 5s भी नहीं होने चाहिए। सो उसके लिए स्पेसिफिक पर्सन की डेट ऑफ बर्थ देखना बहुत जरूरी है। जनरल तो हम कुछ भी दे दें, लोग आजकल 5 वाले लेकर बहुत घूम रहे हैं, लेकिन उनके फिर रोग भी बढ़ रहे हैं, ऋण भी बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सोच समझ के जो उनके साथ मैच कर जाए वो लेना चाहिए। तो याद रखें, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें कि किसी रील को देखा और हाँ। आपने फॉलो किया। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को प्रॉपरली दिखाएं, फिर समझें, एनालाइज करें और देन फिर फॉलो करें। तो अब हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में। हाँ जी। कि अभी बहुत हम देखते हैं ऐसे रील्स, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को प्रिडिक्ट भी करते हैं कि आप ये नंबर लिख लीजिए एक पेपर पे, या फिर अपनी विशेस को एक पेपर पे लिख के यहाँ रख दीजिए, वहाँ रख दीजिए, मंदिर में रख आइए, घर के मंदिर में रख लीजिए, तकिए के नीचे रख लीजिए, नंबर्स ऑफ थिंग्स, उसके साथ में कुछ चीज़ें भी रख दीजिए, कोई लोग तेज पत्ता, लौंग, मैनी मोर थिंग्स। तो वैसे मैनिफेस्ट करना वर्क करता है, या फिर सोलफुली आप डिवाइन एनर्जी गॉड की जो है उससे कनेक्ट करके कुछ यूनिवर्स में अपना मैनिफेस्टेशन देते हैं, वो ज्यादा वर्क करता है? क्या ज्यादा सही तरीका है? मैनिफेस्टेशन तभी वर्क करता है जब आपका एक प्रॉपर बिलीफ सिस्टम हो, राइट, और आपके पास कंसिस्टेंसी हो उसको रोज करने की। बिलीफ सिस्टम तभी बनता है जब आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर देते हो कि ठीक है ईश्वर, ये मेरी विश है, अगर ये मेरे लिए अच्छी हो तो मुझे देना जरूर। ठीक है, जब आप ये बिलीफ रख के कोई काम करते हो प्योर इंटेंशन से, वो जरूर होता है। फिर उसमें आपकी कंसिस्टेंसी भी चाहिए। मान लीजिए आपने 369 टेक्निक अपनाई, आपको रोज 3, 6, 9 बार एक चीज लिखनी है विश अपनी, तो वो रोज करना है। फिर उसमें अगर आपने कोताही करी, आपने बेमन से किया, तो वो विश पूरी नहीं होगी। या आपने शक किया यूनिवर्स पे कि ये विश, अरे ये सब बोलते रहते हैं, ये होता मैंने नहीं है, लिख तो दिया, वो- अब तो 1 महीना, हाँ। सवा महीना, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, तो अरे फिर आज होगा भी इतना नहीं। काम है, तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। और कई बार होता है हम एक वाक्य भी अपने मन से बोल देते हैं ना कि काश ईश्वर ऐसा हो जाता, तो वो तुरंत हो जाता है। आज मैंने बोला जैसे कि बाबा मैं पॉडकास्ट देने जा रही हूँ, मुझे दर्शन दे दो, कहीं से साइन दे दो। मुझे नहीं पता, मेरा वीडियो एडिटर है, वो गया नैनीताल, मुझे नहीं पता था, उसने मुझे सुबह सुबह उनकी फोटो भेजी है वहां से। तो मैनिफेस्टेशन ऐसे वर्क करता है, एक बार बस दिल में बोल दिया बाबा अब आप देख लो, आपको दर्शन देने हैं, वो देंगे। आप ईश्वर से बोलो अब देख लो मेरे लिए अच्छा हो तो दे देना, जरूर मिलेगा। तो मैनिफेस्टेशन को पूर्ण इंटेंशन और सरेंडर से करना चाहिए, जरूर मिलता है। ये नंबर्स वगैरह पे नहीं ज्यादा ध्यान देना चाहिए? नंबर्स पे क्यों नहीं, अभी तो नंबर्स के नंबर्स ऐसे ऐसे लिख कर आपने जो बोल रहे हाँ, हैं, वो आपने चीज़ किया प्योर इंटेंट से करो ना, वो भी सच होगा। काम करता है। जैसे मैं लिखती हूँ अपनी लेफ्ट रिस्ट पे COUNT काउंट, किसी गुरु का दिया हुआ स्विच वर्ड है कि जब क्लाइंट्स में दिक्कत लगे, जब कैश फ्लो में दिक्कत लगे तो कर लिया करो। ओके। एंड ये 100% है। जिस दिन मैं काउंट लिखूंगी, मेरे पास ऐसे रेनफॉल ऑफ क्लाइंट्स आता है। भूल जाऊं वो एक अलग बात है, लेकिन इंटेंट से मन से लिख रही हूँ तो आता है जरूर। तो स्विच वर्ड सबके अलग अलग स्विच वर्ड काम करते हैं, और किसी गुरु का दिया हुआ स्विच वर्ड बहुत अच्छे से काम करता है। ओके। तो आपने खुद से ले लिया ना जैसे इंटरनेट से, वो इतना काम नहीं करेगा कि आपके फिर गुरु वो ने तो दे बहुत दिया, आपके अवेलेबल है, mentor ने दे दिया। 789 लिख दो, 11678 कुछ समथिंग समथिंग, बहुत वो नंबर्स हैं। हाँ। तो मुझे लगता है अलग अलग लोग इतने नंबर्स बता रहे हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा नंबर आपके लिए काम करेगा मैनिफेस्टेशन के लिए? मुझे तो लगता है कि जैसे आपने मुझे चूज किया पॉडकास्ट के लिए, हम उस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को चूज करते हैं जो हमसे रेजोनेट हो रही होती है। हमें पता है इसके पास हमारे ताले की चाबी है, हमारी एनर्जी अपने आप ही उससे जुड़ जाएगी, हो जो जाती चीज है। हमारे लिए सही होगी। तो Okay. मैनिफेस्टेशन 100% काम करता है। यू जस्ट हैव टू हैव अ बिलीफ सिस्टम दैट इट विल वर्क। तो मतलब कहीं ना कहीं जो हमसे ऐसे कई बार हमारे फीड में रील्स आ जाते हैं, तो कह सकते हैं कि वो एनर्जी कनेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम और आप कैसे मिले, एनर्जी कनेक्ट कैसे हुआ? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? पैसा अट्रैक्ट करने के लिए भी टैरो को यूज किया जा सकता है? करते हैं लोग ऐसा? पैसा अट्रैक्ट करने के लिए माइंडसेट जरूरी है। आप ये समझो कि आई एम केपेबल, आई एम वर्दी ऑफ दिस मच पैसा। कई लोग अपने ऊपर शक ही बहुत करते हैं कि इतना पैसा पाने के तो मैं काबिल ही नहीं हूँ। ठीक है, तो जब तक आप वो दिमागी मनी ब्लॉकेजेस हटाएंगे नहीं, तब तक आप अपने आप को
पैसा ट्रैक नहीं कर पाएंगे। आप सोचो कि मैं जब यूनिवर्स में आया था, आई वॉज द ओनली स्पर्म दैट गॉट फर्टिलाइज विद द एग। ये सोचो ना आप कितने लकी हो। तो आप इतने लकी हो तो आप हर तरीके की वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो जो यूनिवर्स के पास है। बस आपको वो ओपन आर्म्स होने चाहिए, ओपन हार्ट और ओपन माइंड होना चाहिए। अपने 7 चक्रास को अलाइन करो, आप अबंडेंट होते जाओगे। ये मैंने देखा, ब्लॉकेजेस हमारे चक्रास में ही फंसी हुई होती हैं। ठीक है, हमें पैसा आ भी जाता है तो कई लोग होते हैं जैसे ही पैसा आया आईफोन ले लिया, BMW ले ली, पैसा गया। फिर स्ट्रगल तो करोगे आप। स्ट्रगल तो करोगे। सो यू हैव टू प्लान योर फाइनेंसेस, दैट इज ऑल्सो ब्लॉकेज। जिसके पास पैसा है वो या तो नहीं कर पा रहा उसको ठीक से, या फिर अपने आप को लायक ही नहीं समझ रहा है, या फिर सोच रहा है कि कभी ना कभी आएगा। यू थिंक कि आ जाएगा, अभी आने वाला है। अपने आप को पॉजिटिव बनाना है कि आई एम वर्दी ऑफ ऑल द गुड्स दैट द यूनिवर्स हैज टू गिव मी एंड इट विल कम। कुछ लोग जो ऐसे बोल देते हैं कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऐसा बोलना गलत होता है। फिर वो आप अफोर्ड कर ही नहीं 100% पाओगे। गलत होता है, गलत होता है। ये सोचना ही नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जो नेगेटिव सेल्फ टॉक आप करोगे ना, आपके DNA में स्टोर होता जाता है, वो फिर मैनिफेस्ट होता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक जल्दी मैनिफेस्ट होता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक से। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं नाम जाप और ये सब तो रोज ही करना चाहिए। पॉजिटिविटी धीरे धीरे जाती है, नेगेटिविटी तुरंत अटैक करती है, तुरंत आ जाती है और घुल जाती है। हाँ। जहर की जैसे। जहर के जैसे। अगर हमें जैसे वीनस को अट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए कुछ ऐसी सिंपल रेमेडीज जेनरिक जो कर सकते हैं लोग अपने वीनस को एक्टिवेट करने हाँ, के लिए? वीनस को एक्टिवेट करने के लिए गुलाब का फूल बहुत अच्छा माना जाता है। तो गुलाब के फूल के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि गुलकंद, उसको आप दूध में मिला के फ्राइडे को ले सकते हैं, आपका वीनस स्ट्रेंथन होगा। और अपने फेस पे रोज़ वाटर ज़रूर स्प्लैश करें। हमेशा अच्छे कपड़ों में रहें, वेल परफ्यूम्ड रहें। अपनी कार और स्पेसिफिकली बेडरूम को बहुत अच्छा नीट एंड टाइडी रखना है। और उसके अलावा ना अपने जो भी कपड़े थोड़े से भी हल्के से भी फटे कुछ भी हों उनको डिस्कार्ड कर दीजिए, बट किसी गरीब को मत दीजिए क्योंकि वो फिर आप उसकी एनर्जी अट्रैक्ट करोगे। राइट, डिस्कार्ड करना है तो पूरा प्रॉपर वॉश करके कि आपका एनर्जी उसमें से निकल जाए। सॉल्ट वाटर में वॉश करो भले, उसके बाद आप उसको डोनेट करो। ठीक है, ऐसे ही हम बिना सोचे समझे दे देते हैं अगर आधे अधूरे इस तरह से, देन वीनस ब्लॉक हो जाता है हमारा। एक चीज मेरे को माइंड में आ रही है जो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो टैरो करवा लेता है एक बार, तो क्या वो टैरो डिपेंडेंट हो जाता है कि फिर हो उसको जाता है। हर सवाल के लिए लगता है कि अब मैं टैरो करा लूं, अब अगला सवाल पूछ लूं, आगे क्या? हाँ, ऐसे मेरे पास बहुत एडिक्ट्स आए हैं। लाइक उनका सवाल हफ्ते भर पहले का भी सेम सवाल रहता है और उन्हें लगता है शायद अब कुछ अच्छा आंसर दे दे मैम, जबकि मुझे पता है कि वो चीज़ नहीं होनी है, तो मैं कैसे भी करके उसको कवर अप करके हर बार वापस भेजूंगी। फिर जब उसका एडिक्शन तोड़ना होता है ना, तब उसको ब्रूटल ट्रुथ बता देते हैं कि भाई एक ही क्वेश्चन को आप बार बार लाओगे ना, आपकी एनर्जीज भी नहीं उसके साथ सिंक्रोनाइज होंगी, आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। सो बेटर टू ब्रेक योर एडिक्शन। एडिक्शन किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं है, दैट बिकम्स डेविलिश। ठीक है ना, चाहे वो प्यार का एडिक्शन हो, चाहे वो पैसे का एडिक्शन हो, चाहे वो टैरो का। सो इट शुड बी यूज्ड एज अ डिवाइन टूल, नॉट अ गेम। कुछ ऐसा टाइम भी होता है जिस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे टैरो नहीं करना चाहिए? कई जगह पे लिखा है रात में नहीं करो। नहीं, फिर ऐसा वैसे कुछ नहीं करो। है। ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं ऐसा है? कुछ नहीं है, और उसमें ये भी नहीं है कि आपको नहा के पूजा करके ही करना है। whenever you feel connected, whenever your intuition is high, आपको लगे कि आपको कुछ यूनिवर्स चैनल करना चाहता है, कभी भी आप कर सकते हो टैरो। क्योंकि सबके अपने बिलीफ सिस्टम है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आप ये डेज में मत करिए, रात में मत करिए। नहीं, इवन इन पीरियड्स वी कैन डू टैरो, देयर इज नो सच लिमिटेशन। अब रैपिड फायर स्टाइल में मेरे 3 मिथ्स हैं। एक तो टैरो कार्ड्स खुद से बुरा फ्यूचर बता सकते हैं अगर रात को या गलत वक्त पे पिक किया जाए, जो मैंने आपसे बोला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टैरो कभी भी बुरा फ्यूचर नहीं बताते, वो केवल गाइडेंस देता है। इट इज़ नॉट अ प्रिडिक्टिव टूल बट अ गाइडेंस टूल। इसको हमेशा पॉजिटिवली लेना चाहिए। टैरो क्या सिर्फ गिफ्टेड लोग ही कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, आप टैरो सीखते जाओ, आप गिफ्टेड होते जाओगे, आपका इंट्यूशन हाइटेंड होता जाएगा। बिकॉज टैरो का प्री रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठोगे, ऑटोमेटिकली आपका इंट्यूशन आएगा। आगे जो मेरे सवाल है उसका एक रूल सिंपल है कि 1 वर्ड सिचुएशन आपको बोलूंगी एंड आपको पहले जेन्युइन जो भी थॉट आएगा फर्स्ट वही आपको आंसर करना है। ओके। टैरो इन 1 वर्ड। वे ऑफ लाइफ। डेस्टिनी या फ्री वाईफाई? अ मिक्स ऑफ बोथ। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव कम अरेंज्ड। एक हैबिट जो पॉजिटिव एनर्जी को सबसे ज्यादा ब्लॉक करती है? नेगेटिव सेल्फ टॉक। लकी नंबर या लकी माइंडसेट? लकी माइंडसेट। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? मिसकंसेप्शन इज दैट इट डजंट वर्क, इट एक्चुअली वर्क्स। पैसा एनर्जी है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी? पैसा ऐसी एनर्जी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। इंट्यूशन या लॉजिक? पहले किसकी सुननी चाहिए? इंट्यूशन रास्ता देगा, लॉजिक उसको बिल्ड करेगा। अगर आप एक टैरो कार्ड से आपकी करंट लाइफ को रिप्रेजेंट करें तो कौन सा कार्ड होगा? द एम्प्रेस। अगर आप अपनी 20 ईयर ओल्ड सेल्फ से मिल पाएं
फिर से उस दौर में जा पाएँ, तो एक एडवाइस क्या देना चाहेंगे जो आपने तब नहीं की? Do not expect too much from people. Just expect from yourself. किसी ने डिसअपॉइंट किया? बहुत सारे लोगों ने। और अगर आज पूरी दुनिया आपसे सिर्फ एक लाइन सुन सके तो वो मैसेज क्या होगा डिवाइन वाला? Choose your hard or your hard will choose you. इट्स रियली नाइस रैपिड फायर फॉर आवर व्यूअर्स। आपको आज अगर एक सिर्फ मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना हो, इट्स रिलेटेड टू डिवाइन एनर्जी और दिस मैनिफेस्टेशन, अपनी लाइफ को वो कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके, तो क्या होगा? मैं सबसे ये बोलना चाहूँगी कि ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट नोज द वे। अगर आपको लग रहा है कि ये नौकरी, ये जॉब आपके लिए ठीक नहीं है, तुरंत चेंज करिए। वो एक्चुअली आपका कोई कर्म कट रहा होगा। आप जितना देर लगाएंगे आप उतना लंबा उस साइकिल में फंस जाएंगे। चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे जॉब हो, जब आपको लगे यू हैव टू मूव आउट, जस्ट एग्जिट। जो कंफ्यूज लोग हैं उनको एक एडवाइस? कंफ्यूज लोगों के लिए यही बोलना चाहूँगी कि अगेन अपने इंट्यूशन पे बिलीव करो और अपने साथ कोई गुरु रखो अगर आपको इतना कंफ्यूजन है, एंड यू विल फाइंड द पाथ। गुरु इज नेसेसरी। गुरु इज नेसेसरी इन द लाइफ। इट्स हर किसी की कार्मिक life में। और लाइक स्पिरिचुअल गुरु, या फिर आपका जो फील्ड है उससे बिलोंगिंग वाले गुरु? विच टाइप ऑफ गुरु यू आर टॉकिंग? स्पिरिचुअल गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। आपने बोला स्पिरिचुअल गुरु, तो अब ऐसे ये कोई मतलब टीचिंग या कोई ऐसा आपका कॉर्पोरेट, मतलब कोई जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो वहाँ का तो कोई एक्सपर्ट है नहीं कि हाँ मैंने सोचा कि ये सबसे नॉलेजेबल है और उनको मैंने अपना आइडल मान लिया, उनकी चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं कैसे जानूँ कि ये मेरे गुरु बनने चाहिए? मैं कैसे कनेक्ट हो पाऊँ उनसे? कैसे सेलेक्ट करूँ ऐसे किसी पर्सन को कि ये मेरे गुरु है? सुचिता, एक चीज़ ये है कि आप नहीं सिलेक्ट करते हो मेरा गुरु कौन बनेगा। आपका गुरु आपको लाइफ टाइम्स से जानता है, ठीक है? वो ही आपको सिलेक्ट करता है। उसकी सोल ने आपको ऑलरेडी सिलेक्ट किया है। आप कैसे भी पहुंच जाओगे उनके पास। जैसे मैं नीम करौली बाबा के पास पहुंच गई, आपके भी गुरु हैं, आप वहाँ पहुंच गए, अपने आप पहुंच जाता है इंसान। आपको जब कहीं से आंसर नहीं मिलता, वो एनर्जी आपको अट्रैक्ट करके कैसे ना कैसे अपनी तरफ रोक ही लेती है। आप वहाँ से पास भी हो रहोगे ना, आपको लगेगा कि यहाँ कुछ अलग सा लग रहा है, मुझे यहाँ उतरना चाहिए। सो स्पिरिचुअल गुरु जो अगर फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है तो वो तो आपको लाइफ टाइम से जानते हैं, राइट? और जो हैं यहाँ पर वो भी आपको कैसे ना कैसे बुला लेंगे अपनी तरफ। डेस्टिनी मैं बोलूँगी तब। बट यू शुडंट वेट कि मेरे को गुरु बुलाएंगे। यू शुड स्टार्ट थिंकिंग कि हाँ मेरे को कोई डिवाइन कोर्स बुला रही है अपनी तरफ, तो आपको उनके मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लिंकिंग आपको फील होने लगेगी, हाँ। चाहे किसी फैमिली में या फिर रील में, या फिर कोई किसी आपको connecting सजेस्ट से। कर देगा, उनसे क्यों नहीं मिल के आते। सो कोइंसिडेंसेस जब बहुत सारे होने लगे तो समझ जाओ कि किसी एनर्जी ने बुलाया है। ओके। बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनके लोग जवाब ढूंढते रहते हैं और आपकी बातों में उनका एसेंस भी हमें जानने के लिए मिला। एंड वाकई में आपका जो लॉजिक और जो विजडम्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी का मिक्सचर है, लॉजिक एंड मैजिक वाला मिक्सचर है, वो वाकई में काबिल तारीफ है, जो बहुत सारे व्यूअर्स को हमारे इम्पैक्ट भी करेगा और उनके लाइफ में शायद कुछ वैल्यू ऐड भी करेगा। सुचिता, व्हेन यू स्टॉप बिलीविंग इन लॉजिक ना, देन ओनली मैजिक हैपेंस। जब आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ में लगे रहोगे ना, रैशनैलिटी ढूंढोगे, आप भूल जाओगे लाइफ का एसेंस। कभी कभी छोड़ भी देना चाहिए, तभी मैजिक होगा। आपसे बहुत सारे सवालों के हमें जवाब भी मिले और बहुत सारे मूलांक्स को अपने आगे आने वाले प्रेडिक्शंस के बारे में भी पता चला। तो आप ये जानिए कि जो टैरो है उसको आप एक कार्ड का गेम मत समझिए कि हमने पलटा और कुछ रीडिंग निकल के आ गई। वो भी एक एनर्जी कनेक्ट है और एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई चीज़ है। तो इसका एसेंस जो जानता है, समझता है और इस एनर्जी से कनेक्ट कर सकता है, वही सही बता सकता है। तो ये एक तरीका है ये जानने और समझने का कि रियल टैरो कार्ड रीडर या एक एस्ट्रोलॉजर कौन है और कौन नहीं। सो अगर आपको आज के इस एपिसोड से कुछ वैल्यू ऐड मिलती हो और आपकी लाइफ में आपको लगता है कि कुछ चेंज आपको महसूस हुआ हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, जिनको भी ऐसी एडवाइस की, ऐसे कंफ्यूजन से निकलने की ज़रूरत है, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। शेड्स ऑफ लाइफ सुचिता को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहें ऐसी रियल स्टोरीज विद रियल इमोशंस शेड्स ऑफ लाइफ बाय सुचिता पे। थैंक यू, कीप शाइनिंग।